Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now 9 p.m. we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फर्स्ट में आप बताएं, वोट करें. दिव्या, हेमंत, शिवम, ईशु, अकबर, सुब्रमण्यन, सत्या, नदस, डांस, रिजल्ट, मूव फॉरवर्ड. 4% लोग बोल रहे नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो, ऐड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट वर्क. इंटरनेट आपका स्पीड अच्छी हो, देख लीजिए अगर मोबाइल ऐप से देख रहे हैं. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है, और फिर वेडनेसडे एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड कर देता हूं. लास्ट वीक भी जो प्रश्न आए थे उनके जवाब मैंने अपलोड कर दिए. हम जो पढ़े उसके हैंडआउट भी मैंने अपलोड कर दिए. बेसिकली आप जाइए मेरी प्रोफाइल पे और फिर वहां पर पीसीबी 10 रफ्तार उसका पेज खोलेंगे, फिर इधर अपडेट बटन होता है, उसको क्लिक करो, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, उसके अंदर सब पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज अगर आपके पास पीसी या डेस्कटॉप से आप अगर इस चीज को या लैपटॉप से देख रहे हैं. अल्टरनेटिवली अगर आप मोबाइल ऐप से देख रहे हैं तो अनअकैडमी लर्न पे जाओ, कम्युनिटी सेक्शन में मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो, उधर जाके हैंडआउट पे क्लिक करो, पीडीएफ खुलता है, उधर 3 डॉट्स होते हैं टॉप राइट कॉर्नर पे, उसके क्लिक करें और उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं. प्रीलिम्स का अगर आप एनालिसिस करो 2020 से 23 और उसमें इकोनॉमिक क्वेश्चन, तो यूपीएससी का प्यून या क्लर्क वो प्रोफेसर को पूछा है, सर आपको किस टाइप के एमसीक्यू पूछने की खुजली मची है. तो खुजली ऐसी मची, रैंडम जनरल नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, रैंडम एंड ऑब्सक्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बीकॉम एमबीए टाइप क्वेश्चन. आपको इजी भी होते हैं वो, करेंसी एक्सचेंज रेपो वगैरह, पर बाकी ये सब खुजली आजकल ऐसी मची. तो हैंडआउट को मैंने ऐसे बहुत सारे जनरल नॉलेज के सब पॉइंटर से इंडिया ईयरबुक इन्फॉर्मेशन वगैरह सब अपडेट किया है. उसमें से हर एक चीज में क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, वरना आप समझो कि मैं टारगेट लेके चलता हूं कि ये 100 घंटे के अंदर इकोनॉमी खत्म करना, फिर वही 400 घंटे तक चलता है, तो बाकी सब्जेक्ट आपके नहीं हो पाएंगे. सिवाय कि कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जैसे शेयर मार्केट वगैरह तो समझते हैं. तो आज भी लेक्चर उसमें करीब 50 पेजेस हैं, तो वो पढ़ लेना. आपको याद नहीं रहता तो बाकी सब्जेक्ट में उतनी ज्यादा मेहनत कर लो, ज्योग्राफी के मैप्स या मिडाइवल इंडिया की डिक्शनरी, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, सब जगह तो मजे नहीं ले सकते. नए साल की आप सबको बधाई. पहले भी बोला था, एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि वो करंट देते रहना जरूरी है, वरना कुछ लोग सुस्ती में आ जाते हैं. देखिए मई महीने में अगर प्रीलिम है तो मार्च अप्रैल में वो समझो रिवीजन मॉक टेस्ट वगैरह में निकल जाएंगे. इसका मतलब फरवरी या मार्च एंड तक में आपने सब फाउंडेशन चीज खत्म करनी चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एनवायरमेंट वगैरह. इकोनॉमी तो खत्म हो जाएगा जनवरी एंड के अंदर, प्रीलिम में दोनों का. बाकी सब्जेक्ट भी निपट जाए ऐसी आप कोशिश करें. मई महीने के बाद जून जुलाई अगस्त में आपको नया पढ़ने का टाइम कम बचता है. उस वक्त तो समझो जो पढ़ा है उसको वेल एडिशन, क्वालिटी एनरिचमेंट, अपडेट्स, करंट अफेयर्स की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसी में निकल जाता है. हार्डली 100 दिन बचते हैं प्रीलिम और मेंस के बीच, जिसके अंदर आपने करीब कितने 7 पेपर्स करने होते हैं, जीएस 1 to 4 मेंस के, निबंध ऑप्शनल के 2, तो मतलब 2 वीक ही बचते हैं एक पेपर के. तो उधर ऐसे भरोसे मत रहना कि बहुत ज्यादा हो जाएगी पढ़ाई. नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने पहले भी बताया था, पिछले 3 साल के प्रीलिम के पेपर डाउनलोड करो, क्वेश्चन 1 to 10 देखो, क्या उसमें 40 to 50 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं. अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर कौन सी चीजें आपके नोट्स या क्लासेस में मिसिंग है, वो आपको खुद से पढ़ के पॉलिश करना होगा. अदरवाइज आप मतलब लक्ष्मीकांत देख लिया वगैरह तो भाई उससे तो प्रीलिम नहीं होते. आपको वो तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि विंडोज 10 का पीसी चलाना है, 256 एमबी रैम चाहिए, पर उससे स्मूथ नहीं चलता है. मेरी तो अकाउंटेबिलिटी है, मैंने आपको सब नोट्स अपडेट करके दिए हैं. हर जगह ऐसा नहीं होता, शेर व शायरी मोटिवेशन ज्ञान देते रहते हैं, फिर एग्जाम खत्म होने के बाद की एंटी हिंदी मीडियम में वगैरह. पर आप समझो वो दोषारोपण से क्या होगा, आपको तो नौकरी चाहिए ना, तो आप कुछ तो मेहनत करो. पढ़ाई शुरू करने से पहले खास मुझे चीजें बतानी थी. अब जानते हैं मैंने पीएचडी कंप्लीट की और इसरो के चेयरमैन से मुझे उसकी डिग्री भी मिली. इंपॉर्टेंट चीज वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने ये थीसिस में क्या लिखा था. वो थीसिस में मैंने ऐसा लिखा है कि जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो सरकार बहुत सारी वैकेंसी डालती है, या तो इलेक्शन ईयर या उससे 1 साल पहले, मतलब E-1. ये मैंने खुद से डेटा डिगिंग करके, क्योंकि समझो चैट जी पर जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन था, जब आप समझते हैं स्टेट था, अभी तो यूनियन टेरिटरी बन गया, 1500 वैकेंसी. फिर जो इलेक्शन नहीं था तो ये 500 वैकेंसी. गुजरात में भी आप पाएंगे, एमपी का डेटा निकालो. तमिलनाडु में जब 2011 का स्टेट इलेक्शन था 8000 वैकेंसी. फिर 2014 का जनरल इलेक्शन था लोकसभा वाला 15000 वैकेंसी. उसके पहले साल भी 15000, क्योंकि इलेक्शन से 1 साल पहले तक से वो माहौल बनाए हुए, देखो हम कितनी जॉब क्रिएट करते हैं, सब पेरेंट्स खुश रहे, बच्चे खुश रहे. और ये अपना है ऐसा नहीं, यूपीएससी में भी यही चल रहा है. आपको जनरल इलेक्शन एक बार कम थी, बाकी यूजुअली नॉर्मल ईयर से ज्यादा हो जाती है. 2014 में जब इलेक्शन था 1200 वैकेंसी, जबकि उसके पहले साल 1000 थी, 800 500. हांगकांग में भी ऐसा होता है, उधर भी जो म्युनिसिपल जो भी उनके इलेक्शन होते हैं. सो माय पॉइंट इज, आप सोचो कि 2024 आपके लिए गोल्डन ईयर हो सकता है. यूपीएससी सिलेक्ट हुआ तो बेस्ट है, नहीं भी हुआ तो भी बाकी जगह कुछ तो आएगा भाई. आप सबको मैं कहना चाहूंगा, जितनी स्टेट सर्विस और सरकारी गवर्नमेंट कंपनीज और जो भी अलग अलग जो आपकी दिलचस्पी हो, उसके फॉर्म भर के रखना. इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू दैट, और मतलब नहीं मुझे तो आईएएस बनना है, फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा उसका फॉर्म भर के रखना, ताकि मई महीने में मान लीजिए प्रीलिम में आप फेल हो जाए तो फिर ये जो बाकी महीने होंगे, क्योंकि आप समझो स्टेट सर्विस है उसका फॉर्म अभी और एग्जाम 6 महीने बाद हो, वो तो आप जानते हैं सब सुस्ती से होता है. सो दो एग्जाम के डिलेड जून जुलाई कभी होता है, आप उसको दे सके, फिर ऐसा नहीं हो सकता एकदम खाली बैठे. तो वो सब फॉर्म आप भर देना जो आपकी दिलचस्पी हो, और उसमें बहुत डरना भी नहीं है. आप में से जिन जिन लोगों ने ईमानदारी से बेसिक लेवल का भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी किया है, उन सबको मैं कहूंगा आप यूपी स्टेट सर्विस का 2023 का प्रीलिम पेपर निकाल के खुद से सॉल्व करो. आपको लगे भाई 100 में से 80 क्वेश्चन तो मैं कर ही सकता हूं, उतना पैरेलल सब इजी उसमें से कवर हो जाता है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है और बाकी जो टीचर्स ने पढ़ा है. सो यू कैन डू इट. देखिए प्रीलिम में फेल हो जाए तो सारे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते. कुछ ऐसे होते लड़का हो तो डेली आपको नैगिंग करते रहे, फिर पड़ोसी और रिश्तेदार गेस्ट है उस बार भी पूरा दिन आपको बेइज्जत करते रहे. देन यू डू एक्टिंग एज पर आवर विश. लड़की है तो उसकी शादी करा दो, नहीं तो तू घर के काम में और मदद कर. मुझे याद है केस ऐसा हुआ, एक लड़की थी वो जॉब करती थी तो सारी सैलरी अपने जो भी भाई भाभी और पेरेंट्स को दे, जो भी घर के खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, राशन, सिलेंडर वगैरह. फिर उसने जॉब छोड़ दिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और जॉब के साथ सेट नहीं हो रहा. फिर वो प्रीलिम में फेल हो गई. उसके बाद वही सब माँ बाप और भाभियां पूरा दिन दिमाग खाती रहे, तू ये काम कर, कपड़े दो, बर्तन मांजिए वो, क्योंकि लड़के कहना मैंने इतने साल नौकरी की, इतना पैसा टूट टूट के भरा, उसका क्या हिसाब से, तो अभी मुझे क्यों वापस नौकरानी बनाया जा रहा है. बट दीज आर रियल प्रॉब्लम्स इन लाइफ. इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये सब करके रखना ताकि हाथ में कुछ बचाओ. ये नहीं कि आपने सारे एग्स डाल दिए सिर्फ कि सिर्फ मुझे आईएएस का यही करना है. कई बार ये होगा, अभी आपको लग रहा है कि मैं मेरा सब हो रहा है, बट इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको पता चले भाई मेरी तैयारी तो कंप्लीट ही नहीं हो रही है जितनी करनी चाहिए, तो फिर अटेम्प्ट बर्बाद नहीं करना है. ऐसा सोच के अगर आप स्किप भी करें तब भी ताने तो पड़ने, नेगिंग बाय द पेरेंट्स, तो हाथ में कुछ रहेगा तो यू कैन डू समथिंग. दिमाग एक्टिव रहे तो डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट कम रहती है. इसलिए कंक्लूजन इज स्टेट सर्विस, ओएनजीसी और जो भी अलग अलग जॉब्स के आते हैं फॉर्म, आपको जो दिलचस्पी हो भर देना. इलेक्शन ज्यादा वैकेंसी आएगी, उसमें अटेम्प्ट की चिंता नहीं करनी है. फॉर एग्जांपल मैं गुजरात की बात करूं, मान लीजिए गुजरात के अंदर स्टेट सर्विस एग्जाम में सबको 6 अटेम्प्ट मिलते हो जनरल कैटेगरी में, तो आपके 6 अटेम्प्ट कभी एग्जॉस्ट होने ही नहीं है, क्योंकि तब तक आपकी एज खत्म हो जाएगी. लेकिन उनकी तो इतनी रिक्रूटमेंट होती नहीं है ना भाई, तो समझे आप. तो अटेम्प्ट की चिंता करनी नहीं है, उसके पहले आपकी उम्र खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो रेगुलरली एग्जाम नहीं होती. एनीवेज नाउ पढ़ाई शुरू करते हैं. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी. इकोनॉमी के अंदर 5वां पिलर अपना
बिजली पानी सड़क खत्म कर दिया लास्ट वीक। उसकी हमने एमसीक्यू टेस्ट नहीं ली, मैंने आपको बताया था बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं टेस्ट लूंगा, आपके स्कोर अच्छे नहीं आएंगे, अभी आपको रिवीजन करना है, उसको करना और वेडनेसडे उसकी टेस्ट होगी। अभी आज हम देखेंगे मेरा शहर मेरा गांव, मेरा मोबाइल फोन, मेरा कम्युनिकेशन आईपी, मेरा सैटेलाइट, ये सब आज हमको देखना है। उसमें जो बच जाएगा तो चिंता नहीं करनी, वो जो नेक्स्ट लेक्चर मींस का होगा इन्वेस्टमेंट मॉडल वगैरह, उसमें समझो आधे घंटे का काम होगा, उधर में खत्म करूंगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद मेरा शहर सिटी। सिटी के अंदर मिनिस्ट्री आती है महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसके नीचे कौन से डिपार्टमेंट सरकारी कंपनी वो हैंड आउट में दिया, सब पढ़ के खत्म करो। आगे हमको समझने कुछ सेंसस डेफिनेशन, अमरूद क्या है, स्मार्ट सिटी क्या है, और कुछ छोटी मोटी और योजनाएं, ये सब डेटा के हैंड आउट में दिया, कितना पॉपुलेशन है, कितना जीडीपी वगैरह, वो मींस में लिखने की बात है, और स्टेट सर्विस के अंदर पूछे तो की बात है। डेफिनेशन कुछ समझते हैं। सिटी क्या है, तो आप प्रश्न पूछो कि आप जिधर रहते हो क्या वहां पर एक अर्बन लोकल बॉडी है, क्या उधर ये नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम ऐसा कुछ है कि नहीं। आप कहाँ हैं, वी हैव अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वी हैव नगर पालिका। अगर आप ऐसा कहें तो आपका जो सिटी है वो एक स्टैट्यूटरी टाउन, मतलब कानूनी हिसाब से आप बोल सकते हैं भाई ये मुंबई, पुणे, नासिक, एक्स वाई जेड, ये सब स्टैट्यूटरी टाउन है। अगर हाँ ये तो ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। कुछ बार ये होगा कि सपोज वहां पर कोई अर्बन लोकल बॉडी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, कोई ओएनजीसी की बड़ी सी रिफाइनरी है, तो भले वहां सिटी कायदे से ना हो, लेकिन आप जानते हैं वहां बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया होगा, दुकानें होंगी, कुछ घर होंगे, किराए पे लोग रहते होंगे, बट इट इज नॉट हैविंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल बॉडीज, नगर निगम कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको बोलेंगे कि भाई हाँ इसमें सिटी के फीचर्स हैं, तो इसे हम कहेंगे सेंसस टाउन, मतलब उसको गिनती में हम लेंगे कि भाई ये भी सिटी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई टाउनशिप है, कोई यूनिवर्सिटी या ओएनजीसी फैक्ट्री के आसपास है, जिसमें नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, लेकिन सपोज मिनिमम 5000 लोग रहते हैं, वो भी पर स्क्वायर किलोमीटर 400 लोग रहते हैं, ऐसा भीड़ है वहां पर। और वहां जितने एडल्ट मेल्स हैं उसमें से 75% नॉन एग्रीकल्चर, बिना खेती बाड़ी के अलावा का कुछ काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो फिर आप इसको क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे सेंसस टाउन। भले नगर पालिका नहीं है पर इसे हम नगर कहेंगे, जैसे जो भी जमशेदपुर या एक्स कुछ होंगे तो वो है सेंसस टाउन। और अगर अर्बन लोकल बॉडी, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नोटिफाइड कंटोनमेंट वगैरह, तो उसे हम कहेंगे स्टैट्यूटरी टाउन्स। ये एमसीक्यू में सब याद रखना है। दिस इज वन वे टू क्लासिफाई सिटीज। सिटी क्लासिफाई करने का एक और तरीका है कि पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, उसको हम अर्बन और सेमी अर्बन एरिया कहेंगे, क्लास 5 और क्लास 6 को कहेंगे रूरल एरिया है। अब उसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसी होती है कि अच्छा क्लास 1 तो इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, इतनी। इसको आईएएस एग्जाम में याद नहीं रखना है, स्टेट सर्विस एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें हमको ये सब पूछने की खुजली मची रहती है, तब याद करके जाना कि क्लास 4 क्या है, क्लास 5 क्या है। सो दैट इज द नाउ सम स्कीम्स। कांग्रेस के जमाने में थी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, मोदी सरकार आई तो बोला अब से इसको कहेंगे अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत में ऐसा है कि 500 सीटों को सिलेक्ट करते हैं जहां पर 1 लाख या उससे ज्यादा की आबादी हो, फिर वहां पर जो भी झुग्गी झोपड़ी को ठीक करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, सुवेज, ग्रीन पार्क्स, वो सब बनाने हैं, यूनियन भी पैसा देगा, स्टेट भी पैसा देगा, ऐसी ये स्कीम है। इसके अंदर भी ये तो 2015 से चली, फिर सरकार ने कहा कि इसका अमृत 2.0 लाते हैं। वर्जन 2.0 में ऐसा है कि देखो झोपड़ी की जगह पक्के मकान बना दिए, सड़क बना दी, वो तो सब है, पर ये सब गरीबों को ड्रिंकिंग वाटर और गटर पानी का भी कनेक्शन मिलना चाहिए, ऐसा सब इंटीग्रेशन करेंगे, उसे कहेंगे अमृत 2.0। ये मैंने आपको एक दो लाइन में बताया कि अर्बन एरिया की स्कीम है सिटी को अपडेट करने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि यूपीएससी को खुजली मची है उसमें बारीक बारीक पूछने की, कि फॉर एग्जांपल ये अमृत 2.0 है तो इसके अंदर ये ऑब्जेक्टिव है, या अमृत के अंदर 3 रिफॉर्म लेंगे, 25% म्युनिसिपल बजट गरीबों को जाना चाहिए, 25% जमीन है वो झुपड़ी वालों को रहने के लिए मकान बनना चाहिए, 7 पॉइंट का चार्टर होता है, ये सब ऐसा बारीक बारीक उसको हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऐसा पूछने की यूपीएससी को खुजली मची है। मैं हर जगह अंडरलाइन करके पढ़ाऊंगा नहीं, वरना उसके 4 घंटे निकल जाएंगे, वो हैंडआउट सब रट के कंप्लीट करो। और इसी कारण से ये हैंडआउट पहले 40 पेज का था, अभी 50 का हो गया, तो मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है, कुछ मजा सैडिस्टिक प्लेजर होता है कि आपको और पेज डाल के परेशान करना, बट दैट इज द हार्श रियलिटी, भाई करना पड़ेगा। सो इट इज डन, बहुत और भी उसमें कहानियां है वो आप देखना। तो अमृत इज डन। फिर आता है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी भी 2015 में मोदी सरकार आने के 1 साल बाद होता है, मतलब वहां पर क्या ये सब कंप्यूटर, वाईफाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से सिटी चलाए कि स्ट्रीट लाइट रात को चालू, सुबह ऑटोमेटिक बंद हो जाए। स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की, ये वाले सेक्टर में बिजली गई तो दूसरे सेक्टर से सरप्लस भेजो, रूफटॉप पे सोलर प्लांट हो, पानी भी जो आता है उसमें भी ऑटोमेटिक मीटर लगे हो, आप अगर कहीं पे भी खड़े हैं ट्रैफिक लाइट अपने आप चालू बंद होगी, आपने ट्रैफिक वायलेशन किया सीसीटीवी से फोटो आ जाएगा, घर पे चलाना है वगैरह वगैरह, सब एडवांस लेवल की चीज उसमें होगी। सो दैट इज स्मार्ट सिटी मिशन। कहीं पे भी आप खड़े 10-15 मिनट में आपको कुछ ना कुछ ट्रैवल का साधन मिल जाए, रुकना नहीं पड़े। वाटरवेज, बीआरटीएस, बस, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, रेलवे, मेट्रो रेल, मोनोरेल, ट्राम, बाईपास, अंडरपास, ओवरब्रिज, ताकि ट्रैफिक जाम नहीं हो। स्मार्ट सिग्नल, ऑटोमेटेड चालान यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सब मतलब अपर अमेरिका जैसा करेंगे, दैट इज स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में हर एक आदमी कहेगा भाई मेरे सिटी को स्मार्ट बना दो, पर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, तो सरकार ने सब स्टेट्स को बोला कि अब सिटी को बोलो वो पहले अपना प्रपोजल भेजे कि उनको अगर मिला पैसा तो वो क्या करेंगे। तो सपोज लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, उनकी जो अर्बन लोकल बॉडीज होगी, नगर पालिका वगैरह, वो प्लान बनाएंगे और वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे। उसमें से जो अच्छे प्लान होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट यूनियन को भेजेगा, फिर उनमें से मान लीजिए 500 एप्लीकेशन आए, उसमें से 100 को सिलेक्ट करने थे, ऐसी कुछ बात है। अब आप कहेंगे ऐसे प्लान आएंगे तो फिर हर एक स्टेट को कितने सिटी के लिए पैसा मिलेगा, तो उसके लिए इंटरनल कोटा बनाएंगे कि जो भी स्टेट के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, स्टैट्यूटरी टाउन कितने हैं, मतलब नगर पालिका वैसे कितने हैं, तो स्वाभाविक यूपी में ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन भी ज्यादा है और शहर भी ज्यादा है, तो उसके मान लीजिए जो भी 500 शहर हो तो उसमें से 13 सिटी को हम पैसा देंगे, ऐसा यूनियन ने बोला। फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र वगैरह, तो इस तरह से इसको इंटरनली बाइफरकेट किया है। अब आप सोचने बैठो ऐसा करेंगे तो जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उसमें तो मुश्किल से कुछ ही सिटी होंगे, तो किसी का कोटे में नंबर ही नहीं आए। तो गवर्नमेंट ने ये कहा ये जो सब ऐसे स्मॉल स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, उनको हम कोटा देते हैं, मिनिमम एक सिटी को तो हम पैसा देंगे, डू नॉट वरी। तो ऐसी ये स्मार्ट सिटी चली। उसमें और भी छोटी छोटी फैक्ट्स हैं, वो आप हैंडआउट में देखना। अब ये सब स्मार्ट सिटी बोल के कुछ 100 सिटी, बाद में कुछ और 5-10 और सिटी को भी पैसा दिया, डिपेंड करता था वो, समझो कोई स्टेट में इलेक्शन आ रहा है विधानसभा के, तो फिर वहाँ लोग कुछ नया अनाउंसमेंट हो सकती है, और 5-7 कोटे के बियॉन्ड भी मिल जाते हैं कभी-कभी। अब पता ये चला 2020 तक कैसा स्मार्ट सिटी के लिए पैसा तो दिया, लेकिन ये बिहार सारी, बरेली, ईटानगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, ये सब सिटी में कुछ अच्छा डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, और सामने कुछ टॉप 10 सिटी, 20 सिटी की उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो फिर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि अच्छा अहमदाबाद रैंक नंबर 1, मतलब जितना पैसा दिया था सब यूज करके सब अपना इंफ्रा कर दिया, लेकिन चंडीगढ़ उसने इतना काम नहीं किया, उसका सारा बजट हमने दिया था, अपन पैसा यूज नहीं किया अभी तक, तो ये रैंक 1 को रैंक 81 के साथ पेयर करेंगे। मतलब कि यहाँ चंडीगढ़ के जो आईएएस ऑफिसर होंगे वो अहमदाबाद की टूर पे आए, वो सीखेंगे किधर कैसे काम होता है और वो जाके उधर इंप्लीमेंट करें। तो शेयरिंग ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, तो इस प्रोजेक्ट को बोला गया सिस्टर सिटी प्रोजेक्ट, ये बड़ी बहन बन के छोटी बहन को आगे ले जाए। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री वो चलाती है सुगम्य भारत। वो ऐसा है कि अलग अलग जो सार्वजनिक बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरी, वो पीएच फिजिकली चैलेंज हैंडिकैप पर्सन के लिए फ्रेंडली है कि नहीं, वार्म है कि नहीं, टॉयलेट अलग से है कि नहीं, लिफ्ट है उसमें ब्रेल लिपि वाले नंबर है कि नहीं, ऑडियो वाला है कि नहीं, यू हैव रीच्ड 4th फ्लोर, वो सब देखेंगे। जहां पर नहीं होगा तो ऑडिट से पता चले भाई ये वाले में नहीं है, तो उसको कहेंगे भाई इसको ठीक करो, वरना या तो लीगल केस करेंगे आपको पीएच के हिसाब से, या फिर कि उसको एक्स्ट्रा पैसा देंगे कि आप ये सब ठीक करो, आपको ग्रांट या सब्सिडी देते हैं। सो दैट इज सुगम्य भारत। कोरोना के अंदर सरकार ने और नई स्कीम लॉन्च करी,
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और एआईसीटी जो ये सब इंजीनियरिंग एमबीए वगैरह कोर्सेज को रेगुलेट करता है, उन दोनों ने मिलकर लाया टूलिप इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप समझते हैं, आप कोई कंपनी में जाके 3-4 महीने काम करो और सीखो। तो 1 करोड़ सब यंगस्टर्स को अर्बन लोकल बॉडी मतलब नगर पालिका में काम सौंपेंगे, डेटा एंट्री करनी है, फाइल ले जानी है, प्रोजेक्ट असेसमेंट वगैरह। इससे 2 फायदे, एक या तो उसको उसमें बहुत मजा आ जाए और उसकी इच्छा है मुझे आईएएस बनना है तो ही कैन प्रोग्रेस, या उसको मजा आ जाए कि भाई मुझे तो पॉलिटिक्स में जाना है और ये सब ठीक करना है। तो आइदर एडमिनिस्ट्रेटर या पॉलिटिशियन उनको इंस्पिरेशन मिले और आगे बढ़े। अमेरिका की पूरी सिस्टम ऐसी है, वहाँ पर आईएएस जैसी चीज नहीं होती। वहाँ जो लोग आगे बढ़ते हैं टॉप लेवल पर वैसे ही होते हैं, छोटे मोटे ऐसे इंटर्नशिप काम करते करते दे प्रोग्रेस। ऐसा सब यहाँ पर भी चला है, उसको कहते हैं टुलिप इंटर्नशिप। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट वो लेकर आए नगर वन, मतलब सिटी के अंदर ही छोटा सा फॉरेस्ट जैसा बना देते हैं, उसको कहेंगे नगर वन। क्या ये छोटी छोटी योजना है तो बहुत इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, 2-2 लाइन में जो याद रहेगा। तो हम लोग देख रहे थे सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अर्बन मिशन के नाम पे 3 चीजें चलती हैं। एक है 500 सिटी में अमृत स्कीम और उसका भी वर्जन 2.0 जिसमें वाटर स्वीट की फैसिलिटी होगी। 100 से ज्यादा शहरों में स्मार्ट सिटी के नाम पे सब कंप्यूटर आईटी वाला कर देंगे। और तीसरा चलता है प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसमें गरीबों के घर बनाएंगे, जो हम आगे देखते हैं। टूरिस्ट और हेरिटेज प्रकार के सिटी हो, ये वाराणसी, अजमेर वगैरह, तो वहाँ 2 स्कीम है, हृदय और प्रसाद। वो टूरिज्म वाला जो शुरुआती ट्रांसपोर्ट वाला हैंडआउट था पिलर 5 का, उसमें उसकी डिटेल्स दी है। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए कोई बिल्डिंग में एक्सेसिबल है कि नहीं, तो सुगम्य भारत ऐसा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का कार्यक्रम चलता है। रूरबन एरिया मतलब कोई बड़ा विलेज है जो अब एक स्मॉल टाउन बन रहा है, गांव जो धीरे धीरे शहर का स्वरूप ले रहा है, तो उधर सब ये बिजली पानी सड़क सब बेस्ट करेंगे, ऐसी स्कीम। उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। कांग्रेस के जमाने में उसको पूरा स्कीम कहते थे, फिर अब उसको बोलते हैं रूरबन मिशन। तो ये कुछ नोटेबल स्कीम है और भी उसमें फैक्ट जीके वो हैंडआउट में देखना। मैंने आपको आगे भी बताया था, जिनको कुछ काम नहीं मिलता तो वो फूड ब्लॉगर बन जाते हैं। अभी बीच में ही कि यूट्यूब पे आजकल कितना पैसा मिलता है, तो कुछ ऐसा डेटा आया कि आप अगर एक वीडियो में 1 मिलियन व्यूज आते हैं, 1 मिलियन व्यूज 10 लाख लोग उसे देखें, तब जाके करीब 7,000 रुपये उसमें से मिले। और ये भी पहले तो ज्यादा मिलते थे, अभी कम हो रहे हैं। तो आप सोचो 10 साल बाद ये कैसी दुनिया होगी कि ये जो लोग बैठे हैं अभी इन्फ्लुएंसर और ये, तो वो क्या करेंगे। मैं सोच के चिंता में आ जाता हूँ कि आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई वो सब जिंदगी नहीं है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, दैट इज द वन ऑफ द राइट वेज टू प्रोग्रेस इन लाइफ, कि प्रॉपर आपकी सैलरी हो, इन्फ्लेशन बढ़े उस हिसाब से आप जानते हैं डीएनएस अलाउंस बनता रहे वगैरह वगैरह। तो इसलिए दमकम लगा के करो भाई, यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है। क्या अपन जैसे वो सब फूड ब्लॉगर बन जाते हैं, इधर सब लोग रैंकर बन जाते हैं। मैं भी रैंकिंग दूंगा, मैं भी रैंकिंग, तो मैं भी रैंकिंग दूंगा। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, पीवाई की देख भी लो भाई, कौन पूछा है। और अगर पूछ भी ले तो हम इतना याद नहीं रख सकते। इसका कोई पैटर्न नहीं है कि हर साल आ रहा है, लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म और समथिंग की वी शुड इन्वेस्ट टाइम। तो खैर मैंने तो फीस लिया तो मैंने आपको दिया है, जितना याद है ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ो। एनीवेज, तो स्मार्ट सिटी, टूलिप नगर वन, सुगम्य भारत। अब बड़ी योजना समझते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे गरीबों के मकान बनाएंगे ऐसी स्कीम थी। गांव वालों के लिए उसको बोला इंदिरा आवास योजना, शहर वालों को बोला राजीव ऋण योजना। ऋण मतलब ऋण डिटर्जेंट योजना नहीं, ऐसा ऋण मतलब लोन, जो भी ऋण अपन वो खैर उनकी स्पेलिंग है, तो लोन देंगे और उस पर आपको सब्सिडी मिले। फिर मोदी सरकार आई तो उन्होंने कहा नहीं, हमसे इंदिरा आवास योजना नहीं और राजीव ऋण योजना भी नहीं, एक ही स्कीम होगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। और उसके 2 कंपोनेंट होंगे, गांव वालों के लिए भी होगा, उसको कहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसको चलाएगी। शहर वालों के लिए भी होगा तो उसको अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री चलाएगी। यूनियन भी पैसा देगा, स्टेट में भी पैसा देना होगा। सबसे पहले ग्रामीणों के लिए जो योजना प्रधानमंत्री आवास योजना डैश रूरल, गरीबों को पैसा देंगे कि तुम मकान बनाओ। मैदानी प्रदेश प्लेन एरिया में रहता है तो 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, पहाड़ी इलाके में रहता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तो 1.60 लाख मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज हाई, तो स्टील, सीमेंट, मजदूर सब कुछ महंगे होते हैं, तो 10,000 ज्यादा। सपोज ये जो गरीब परिवार उसको लगे ठीक है हमको थोड़ा और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के टाइल्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह कराना है, वी वांट लिटिल बिट मोर मनी, तो उनको एक्स्ट्रा 70,000 रुपए बैंक लोन के रूप में भी मिल सकता है। प्रश्न ये कौन गरीब लोग हैं, इसको कैसे पता चले ये गरीब है। उसके वास्ते एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, वो हम लोग पिलर 6 मतलब नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे। बेसिकली देखेंगे आपके पास कितना एसेट्स और संपत्तियां, उस हिसाब से आप गरीब हैं कि नहीं, देन यू गेट द अलॉटमेंट। और फिर ग्राम सभा वेरीफाई करेंगे कि आप सच में गरीब हैं कि नहीं आप वगैरह, एंड देन यू गेट दिस मनी। ये भी याद रखना है कितना, 2.5 लाख प्लेन एरिया में, 1.60 हिल एरिया में, क्योंकि मैंने आपको बताया इनको खुजली मची है यूपीएससी वालों को कि आजकल वो एक्जैक्ट चीजें पूछने लगे, सो यू टू रिमेंबर एक्जैक्ट फीचर्स। ये सब पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिले तो कौन सी थी वो, सौभाग्य स्कीम थी। उसको एलपीजी इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य बराबर, एलपीजी के लिए क्या था, उज्ज्वला स्कीम। अभी उसका 10 करोड़ जो महिला थी उसके घर मोदी जी गए, वो सब वीडियो यूट्यूब पे चल रहा है। ड्रिंकिंग वाटर टॉयलेट के लिए क्या है भाई, आपको पता है, स्वच्छ भारत मिशन है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या है, जल जीवन मिशन है। मुझे तो याद है मैं साल में 3 बार पढ़ाता हूं तो रट के बैठा हूं, आपको भी याद होना चाहिए, कम से कम 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और ये तो फिर भी आसान है। इमेजिन द प्रॉब्लम इन हिस्ट्री या ज्योग्राफी की जहां पर इतना पैटर्न और लॉजिक नहीं है, दैट रिक्वायर्स इवन मोर एफर्ट, तो उसके रिवीजन का भी सब हिसाब करके बैठना। कुछ लोग मैं देखता हूं मतलब पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, मजा आ गया, खत्म हो गया भाई, तो ये सब फैक्ट भी तो रखने। दूसरी बात इसमें और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट रखने, मैंने हैंडआउट में ऐड किए। फॉर एग्जांपल ये जो मकान बनेगा उसकी साइज क्या होगी, मिनिमम 25 स्क्वायर मीटर। क्या ये मकान जो गरीबों को उसका 1.5 लाख रुपया दिया उसमें कोई रिजर्वेशन कोटा है जब, हाँ। नेशनल लेवल पे कोशिश होगी कि अगर 100 मकानों के पैसे बांटे उसमें 60% मकान एससी एसटी को जाए। और ये नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं, क्योंकि आप समझो कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहां एसटी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एससी पॉपुलेशन कम होगी, कुछ स्टेट ऐसे कि दोनों की पॉपुलेशन कम हो, तो हर एक स्टेट पे आप बोलो 60% कोटा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए नेशनल लेवल पे कोशिश होगी कि 60% उनको मिले, एक एक स्टेट के ऐसे कोटे नहीं। दूसरा, जितने मकानों के ये पैसे देंगे गरीबों को, उसमें 5% मकान फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को जाए, उसकी कोशिश रहेगी। और उसमें भी मान लीजिए 10 फिजिकली हैंडीकैप पर्सन लोगों ने अप्लाई किया, तो फिजिकली हैंडीकैप विमेन ने जो अप्लाई किया उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में पैसा देंगे। ये सब इंडिया ईयरबुक में दिया है, जो सरकारी किताब है। पहले मैंने ये सब नहीं डाला था क्योंकि पूछने का रिवाज नहीं था, अभी ये इनको खुजली मची है तो मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड किया, इसलिए ये पहले जो भी 40 पेज का हैंडआउट था 50 का हो गया। दिस इज ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, ऐसा हर जगह मैंने बहुत सारी चीजें ऐड की, आप वो रट के बैठना, दैट इज योर होमवर्क। फिर वापस आते हैं, तो मैं आपको बता रहा था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एरिया में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसको चलाएगी, और उसमें तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि 1.50 टू 1.60 लाख रुपीस देंगे और तुम अपना देख लो। शहरी इलाकों में, अर्बन एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स चलाती है। इधर 4-5 अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उसको समझते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना डैश अर्बन, इसके अंदर 4-5 कंपोनेंट है, समझो। पहला ऐसा है, सपोज कोई आदमी झोपड़ी में रहता है, ही ओन्स द लैंड, जमीन उसकी मालिकी की है पर मकान उसका कच्चा झोपड़ा है, तो सरकार उसको सीधा 1.50 लाख देगी कि तुम पक्का मकान बना लेना। दिस इज वन थिंग। दूसरा, अगर कोई बिल्डर फ्लैट्स बना रहा है लेकिन वो ऐसा कहे कि इसके अंदर 35% फ्लैट्स जो हैं वो मैं ईडब्ल्यूएस कोटा में रख रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं वहां पर सर्टिफिकेट मांगेगा रिजर्वेशन का, वो ऐसी बात है कि मतलब मैं उसका भाव कम रख रहा हूं कि ये 10 लाख में मिल जाएगा या 5 लाख में मिल जाएगा, तो अगर वो ऐसा करता है बिल्डर, तो गवर्नमेंट उसको कुछ सब्सिडी देगी, स्टील सीमेंट वगैरह जो भी खरीदा है। सो दैट इज सेकंड कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट ऐसा है कि मान लीजिए पूरी झोपड़ी झोपड़ी है, जैसे धारावी के अंदर, मुंबई के धारावी में पूरी झोपड़ी झोपड़ी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, स्लम रीडेवलपमेंट, कि उन्होंने अदानी को पूरा प्रोजेक्ट दे दिया कि ये सारे झोपड़े तोड़ के तुम इधर बिल्डिंग बना दो, और उन बिल्डिंग में
ये गरीबों को आप दे देना मकान, डिस्ट्रॉय द एक्जिस्टिंग स्लम एंड बिल्ड पक्का होम्स एंड उसमें मकान बनाओ। अब आप कहें पर इसमें अदानी को क्या फायदा? आप समझो अब ये पूरा धारावी के अंदर झोपड़े होंगे, तो झोपड़े तो 25 माले के नहीं होते ना, वो तो फर्स्ट 1 फ्लोर ही हो सकता है मैक्सिमम, या ग्राउंड फ्लोर। तो मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर है, अभी अदानी को जमीन दिया, उससे क्या फायदा है? वो सीधा इधर समझो 100 माले का बिल्डिंग बना देगा, तो सारे लोग इधर आ गए और बाकी 90% जो लैंड है वो सब स्पेयर हो गया, जिसमें वो बड़े-बड़े मॉल्स, थिएटर्स, जिम वगैरह बनाए, गोल्फ क्लब, और उसको रेंट पे चढ़ा के अदानी अपनी पैसों की रिकवरी करेगा, ऐसा पूरा स्लम रिडेवलपमेंट हो रहा है। खैर, तो ये 4 कंपोनेंट 3 कंपोनेंट ओरिजिनली थे, जमीन आपकी है तो पैसा मिलेगा, बिल्डर को सब्सिडी मिलेगी, झोपड़े तो तोड़ के स्लम रिडेवलपमेंट होगा। चौथा कंपोनेंट ऐसा था, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। ये खुद से ही आप समझ सकते हैं, क्रेडिट मतलब लोन और उस पे सब्सिडी मतलब क्या? लोन पे ब्याज पे सरकार कुछ पैसा अपने पॉकेट से देगी। जो भी लोन आप पे करें उस पे इंटरेस्ट चढ़ता है, उस पे 3 to 4% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। और वो सबको मिलेगी, ऐसा नहीं कि शाहरुख खान 500 करोड़ का लोन ले मन्नत बंगले के लिए तो नहीं देंगे, गरीबों के लिए। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप्स एंड मिडल इनकम ग्रुप्स, मतलब जिसकी एनुअल इनकम अप टू 18 लाख रुपीस हो उसको ये मिल सकता है। अब वैसे ये जो योजना थी वो बंद होने वाली थी 2020 में, फिर आया कोरोना, तो सरकार ने कहा नहीं अब इसको और चालू रखते हैं ताकि स्टील सीमेंट रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन नहीं हो जाए, मंदी नहीं हो जाए। ये 4 कंपोनेंट तो चल ही रहे थे, फिर कोरोना में सरकार एक 5वां कंपोनेंट और लेके आई। सरकार ने पाया कि सब लोग अपने मकान ओन करें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर, उनके पास उनको जरूरत नहीं होगी कि मुझे तो अल्टीमेटली वापस जाना है, सो आई डोंट वांट टू ओन समथिंग। तो क्यों ना रेंटल होम्स को भी प्रमोट किया जाए, किफायती दरों पे किराए के मकान मिले गरीबों को और प्रवासी मजदूरों को। तो बेसिकली बिल्डर को कोई पुरानी सरकारी बिल्डिंग है जिसको यूज नहीं कर रहे, या सरकारी जमीन जो खाली पड़ी है, गवर्नमेंट वो बिल्डर को दे देगी कि तुम इधर पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाओ, और फिर ये सब गरीबों को तुम जो भी 5-5 हज़ार में रेंट पे चढ़ा देना, और गवर्नमेंट आपको मतलब उस बिल्डर को जो भी टैक्स में माफी दे, आसानी से लोन मिल जाए, उसके अंदर उसको लोन की सब्सिडी मिले, वगैरह वगैरह। तो ये भी किया जाएगा। तो दिस इज प्रधानमंत्री आवास योजना डैश अर्बन, और उसमें क्या हो रहा है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये भी सब आपके हैंडआउट में दिया है। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। आपके 2022 तो खत्म हुआ, तो ये खत्म हुआ कि नहीं? जवाब है आई डोंट नो, क्योंकि ना इकोनॉमिक सर्वे ने खुल के बोला, ना इंडिया ईयरबुक ने कि वी हैव अचीव्ड दिस। ऑफ कोर्स आप आस-पास देखते हैं, नॉट अचीव्ड, बट दैट वाज द टारगेट। इसके अंदर क्या करना है गाँव वालों को? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1.50 टू 1.60 लाख रुपए मिलेंगे मकान बनाने की। शहर वालों को क्या मिलेगी? 5 चीजें आवास योजना के अंदर, स्लम रिनोवेशन, लोन सब्सिडी, रेंटल होम सब्सिडी टू बिल्डर एंड 1.50 लाख अगर जमीन आपकी खुद की है। ये सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के नीचे एक संस्था है नेस, तो वो संस्था ने अपने बॉन्ड्स इश्यू किए हैं। जनता उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी और वो पैसा जाए नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड में, और उधर से ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंपोनेंट है उसका पैसों का फाइनेंस होगा। अलग से एक स्वामी नाम का लोन फंड भी है जो एसबीआई वेंचर कैपिटल, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है, वो चलाती है, उसको समझते हैं। समझो मान लीजिए कि गवर्नमेंट है, एलआईसी है, एसबीआई है, ये सब लोगों ने खोखे में पैसे भरे और एक एनबीएफसी कंपनी को दिए जिसका नाम है एसबीआई वेंचर्स। फिर ये क्या करेगा कि सपोज ओबेरॉय रियल्टी, टाटा रियल्टी, जो भी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हो, उनको वो लोन देंगी कि तुम्हारे पुराने जो अनफिनिश्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको तुम कंप्लीट करो, और वो भी ऐसे कि जो अफोर्डेबल टाइप के, मतलब शाहरुख खान का मन्नत बंगलो बन रहा है 500 करोड़ का लोन उसके लिए नहीं देंगे, पर जो छोटे-छोटे ये फ्लैट वगैरह बना रहा था, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको एक्स्ट्रा लोन देंगे ताकि वो सब मकानों की अवेलेबिलिटी बढ़े, स्टील सीमेंट इंडस्ट्री को मजा आए वगैरह। सो दैट वाज स्वामी ह फंड। मुझे तो ठीक है 1-2 लाइन में याद रहा बराबर है, ये पुरानी चीज़ है। कुछ करंट अफेयर्स पीडीएफ वालों को बहुत मतलब प्यार आ जाता है इस पे। क्योंकि आप समझो ये तो अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग लोगों को लोन में पैसा देंगे ना, बड़े-बड़े बिल्डर्स को। तो न्यूज़ आइटम आती रहेगी, तो हर बार न्यूज़ आइटम आए तो हर बार पढ़ने बैठ भाई, एक बार पढ़ के खत्म करो ना। आप याद करो हमने पिलर 1 डी में समझा था रीफाइनेंस, कि एसबीआई ने 3 लोगों को ट्रैक्टर का लोन दे दिया, फिर चौथा आया, एसबीआई के पास पैसा नहीं था, तो एसबीआई ने अपने लोन पेपर्स नाबार्ड को दिए, नाबार्ड ने उसके सामने बॉन्ड इश्यू किए, पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया और वो पैसा वापस एसबीआई को मिला, दैट वाज रीफाइनेंस। तो ऐसा ही रीफाइनेंस का काम नेशनल हाउसिंग बैंक भी करती है, जो कि एक आईफाई है, इसके बारे में हमने पिलर 1 डी 1 में पढ़ा था। तो एनएचबी वाले रीफाइनेंस करेंगे, उससे पैसा लेके आएंगे, बैंक एनबीएफसी को देंगे, और उससे ये जो भी मिडिल क्लास फैमिली गरीब है उनको होम लोन का पैसा मिले। अब ये जो पूरी रीफाइनेंसिंग चलती है, उसके अंदर भी अलग-अलग स्टेज पे जो लोन की ब्याज है, उसपे कुछ ना कुछ सब्सिडी मिले, एससी एसटी वगैरह का लोन जा रहा है, उसपे थोड़ा और डिस्काउंट या सब्सिडी मिले। ग्रीन हाउसिंग मतलब सब एनवायरमेंटली कंजर्वेटिव, सोलर रूफटॉप हो, ये सब चीज़ हो तो उसके लिए और आपको सब्सिडी या लोन में आनंद मिले। ये सब भी काम होता है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक ये सब काम देखती है। तो हमने देखा सेंसस डेफिनेशन, अमरूत, स्मार्ट सिटी, टू लिव नगर वन, सुगम्य भारत, पीएम आवास योजना, उसके अर्बन रूरल और उसके अलग कंपोनेंट्स। फिर रेंटल टेनेंसी, शहरों के अंदर मकान मालिक होता है और किराएदार होता है, तो उसको कौन कवर करेगा? तो स्टेट लॉज होते हैं। अब वो स्टेट लॉज के अंदर कुछ रिफॉर्म लेने हैं, तो लेकिन वो मेंस का मुद्दा बनता है, तो मेंस के लेक्चर संडे को हम देखेंगे। अवार्ड्स रैंकिंग की बात करिए, तो एक वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, और वो उड़ीसा सरकार को मिला। उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था कि उड़ीसा में जिनके पास झोपड़े हैं उनको गवर्नमेंट कहेगी कि तुम सपोज हमको इतना पैसा दे दो और हम आपको लैंड ओनरशिप टाइटल्स देंगे, तो स्लम डेवलपर गिवन लैंड ओनरशिप टाइटल। इससे फायदा क्या है? फिर सरकार उसका झोपड़ा तोड़ेगी नहीं कि तुम इस जमीन के मालिक हो। फिर वहां पर वो थोड़ा होम लोन लेके अपना पक्का मकान बनाए, परमानेंट होम एड्रेस है तो स्कूल एडमिशन, बैंक अकाउंट खोलना, ये सब के लिए परमानेंट एड्रेस होता, आपको आसानी होती, रोड स्ट्रीट लाइट वगैरह की फैसिलिटी होगी। सो दैट इज ओडिशा जगह मिशन। अभी तो पुरानी चीजें बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि कई बार न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट घूम फिर के वो इसी को याद करते रहते हैं, तो हमने जान लिया ये क्या है। और भी ऐसे अवार्ड्स वगैरह हैं, वो आप हैंडआउट में देखना। तो हमने अब तक देखा बिजली, पानी, सड़क, लास्ट वीक देखा था मेरा शहर, उसमें मेजर चीजें अभी देखी। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मेरा गांव, माय विलेज, तो उसमें कौन कौन सी स्कीम जाने लायक है या क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। बट विद फ्रेश माइंड, लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड।
3 more minutes. Thirty more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2% वोट करें। नीलेश, अमित, रेखा, सत्यजीत, प्रसिद्ध, दिव्या, हेमंत, अकबर, गुलशन, कोमल, डिंपल एंड अदर्स। वी मूव फॉरवर्ड। ओके, तो बिजली पानी सड़क मेरा सिटी वो कंप्लीट किया, मेरे गांव में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसकी सब ईयरबुक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी वो हैंड आउट में दिया, पढ़ के खत्म करो। जाने लायक योजनाएं देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। रूरबन मतलब ऐसा बड़ा विलेज जो धीरे धीरे स्मॉल सिटी बन रहा है। तो 15-20 विलेज का क्लस्टर और उसके सेंटर में ऐसा बड़ा सा जो विलेज है, उधर सब इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, बैंक, स्किल डेवलपमेंट, इंक्यूबेटर फॉर स्टार्टअप, ये सब फैसिलिटी क्रिएट करेंगे ताकि गांव वाले जो शहरों में जाते हैं वो स्थानांतरण ना हो या कम हो, टू रिड्यूस द माइग्रेशन एंड कंजेशन टुवर्ड्स द सिटीज। जब उनको गांव में शहर वाले मजे मिल जाएंगे, सो दैट इज रूरबन मिशन। दिस इज वन थिंग। फिर आता है एमपी लैड्स और पंचायती राज की डेवलपमेंट की बात करें तो मनमोहन सिंह के जमाने में पंचायती राज मिनिस्ट्री, पंचायत डेवलपमेंट के लिए सब अलग अलग पैसे जाते थे कि पिछड़े इलाकों में स्कूल, हॉस्पिटल बनाने के लिए बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड था, पंचायत बिल्डिंग को रिनोवेट करने के लिए राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान था, फिर ये पंचायती राज बॉडीज के जो सरपंच हैं, सेक्रेटरी हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना थी। ये सब चल रहा था। फिर मोदी सरकार है तो उनका ये मानना था कि देखो 14 फाइनेंस कमीशन ने और बाद में 15 फाइनेंस कमीशन ने ढेर सारा पैसा तो दिया पंचायती बॉडीज को, तो यूनियन और इतनी योजना क्यों चलाए, वो तुम खुद से देख लो। सो ऑल दी स्कीम्स वर स्टॉप, क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन ने बहुत पैसा दिया था, तो मोदी सरकार को लगा अलग से योजना नहीं चलानी, ये लोग खुद से अपना देख लें। खैर फिर 2018 तक सरकार को लगा नहीं ये सब हमें भी चलाने की जरूरत है, तो उन्होंने लॉन्च किया राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो कि पंचायती राज मिनिस्ट्री चलाती है। इसमें क्या करेंगे, पंचायत बिल्डिंग बनाना है, सरपंच, सेक्रेटरी, पटवारी, उन सबका ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट करना है, वो सब काम होंगे। ये जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है, इसकी मैंने ईयरबुक इन्फॉर्मेशन आपके हैंडआउट में दी नहीं, क्योंकि इस मिनिस्ट्री के नीचे जाने लायक मतलब कोई सरकारी कंपनी, स्टैट्यूटरी बॉडी, ऐसा कुछ एमसीक्यू लायक है नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिया है। अर्बन अफेयर्स का दिया है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का दिया है, पर पंचायती राज का मैंने जानबूझ के नहीं दिया है। खैर पंचायती राज मिनिस्ट्री जो काम करती है वो जनरल नॉलेज के 3-4 मुद्दे वो हैंडआउट में दिए, याद रखने। नेशनल पंचायत डे कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को, क्योंकि उस दिन वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पास हुआ था। सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क, वो आप समझते हैं जैसे टैक्स पेयर चार्टर, कि आपने टैक्स भरा और आपको एक्सवाइजेड कंप्लेन, ये नंबर पे कॉल करो, 30 दिन में जवाब नहीं मिले, ये ईमेल पे कॉल करो, इस पे करो, वगैरह वगैरह, तो आपकी राइट्स रिस्पांसिबिलिटी की डॉक्यूमेंट होती है। उसी तरह सपोज आपने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीज पंचायत भवन से लेनी होती है, पर उनके ऑफिसर आपको टाइम पे नहीं दे रहे, तो किसको कंप्लेन करोगे, कितने लिमिट में वो कंप्लेन सॉल्व होगी, वो सबका होगा पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क। और ऐसा पंचायती राज मिनिस्ट्री ने बनाया है और सब पंचायतों को बोला कि तुम ये सब करो और अपने ऑफिस के बाहर बड़ा सा नोटिस बोर्ड में लगाओ कि ये मिलता है यहाँ पर फैसिलिटी और इतने टाइम में क्लियर होगा, ये कंप्लेन नंबर है। फिर ऑनलाइन कुछ पोर्टल है, ई ग्राम स्वराज, फिर प्रिया सॉफ्ट, जहां पर उन्होंने सब अपने पंचायतों में अकाउंटिंग, इनकम, एक्सपेंस के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। गांव के अंदर आप जानते हैं कि सबकी जमीन होती है और बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट होते हैं, दूसरे की जमीन पे बाहुबली लोग एनक्रोचमेंट कर ले, एक ही परिवार के ऊपर इसने बना दिया वगैरह, जो भी डिस्प्यूट चलते हैं। तो पंचायती राज मिनिस्ट्री ने कहा कि हम लोग ड्रोन की मदद से सर्वे करेंगे और प्रॉपर डिजिटल मैप्स बनाएंगे और फिर आपको उसकी मदद से जो भी लैंड सर्वे और उसके डॉक्यूमेंट्स देंगे, ताकि फ्यूचर में ऐसे सब टाइटल डिस्प्यूट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में कोर्ट में जल्दी से उसका रेजोल्यूशन आ सके। ये सब टाइटल क्लियर होंगे ओनरशिप के, तो बैंकों से लोन जल्दी मिल जाए और सरकार को भी जो उसमें लैंड रेवेन्यू कमाना, स्टेट गवर्नमेंट को, वो सब में उसको सुविधा रहे। तो ये पूरा जो इनिशिएटिव है इसको हम कहते हैं स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम में जो गाड़ी का नंबर होता है, जो भी कार नंबर है, बैंक ब्रांच का नंबर होता है, आईएफएससी कोड, तो उसी तरह आपका ये जो जमीन का प्लॉट है, आपको उसका कुछ तो प्लॉट नंबर होगा, पर एक यूनिक आईडी होना चाहिए कि जो पूरे भारत में हर जगह कंप्यूटर डेटाबेस में दिखे। तो उसे हम क्या कहेंगे, भू आधार, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूएलपीआईएन या भू आधार, दोनों एक ही चीज है। आपके आधार कार्ड नंबर के साथ आपके लैंड प्लॉट का नंबर लिंक किया जाएगा और वो सब कंप्यूटर डेटाबेस में हो। तो इससे फायदे क्या है, जो भी फिर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट चलते हैं, बैंकों से आपको लोन चाहिए, एक ही प्रॉपर्टी को अपने 3-4 बैंकों में गिरवे नहीं रख दो, चलिए के बहुत सारे वो फायदे उसके हो सकते हैं जो आपके हैंडआउट में दिए। देन गवर्नमेंट से अब लैंड रिकॉर्ड का ट्रांसलेशन करते हैं। सपोज महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति तमिलनाडु में जमीन खरीदने जाए, लेकिन उसके ग्राम पंचायत में उस लैंड के सारे रिकॉर्ड तमिल भाषा में लिखे, तो इसको पता नहीं चले कि असल में किसकी जमीन है या कौन सही मालिक है। तो वो सारा ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए डिजिटली, उसके लिए सीडेक नाम की संस्था की मदद से सब काम चल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो लैंड रजिस्ट्रेशन डेटा सेट के लिए रिफॉर्म दिए जा रहे हैं। उसके अलावा लेटेस्ट बजट में और क्या बातें हुई, ये अर्बन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सस्टेनेबल सिटीज ऑफ टुमारो, मतलब जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, आप जहां पर भी खड़े मान लीजिए 15 मिनट में आपको व्हीकल मिल जाना चाहिए, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, शहरों में आसानी से जमीन या मकान मिले, अफोर्डेबिलिटी, वो तो कैसे होगा, वो तो थोड़ा मुश्किल लगता है। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वगैरह, अब वो कैसे करेंगे वो अभी बताया नहीं, पर बजट में बोला कि ये सब करेंगे। कोई म्यूनिसिपलिटी है, नगर पालिका, उसको डेवलपमेंट के काम करने, सड़क कुछ बनाना है, पैसा चाहिए,
वो म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करे जिसमें इन्वेस्टर पैसा डालेंगे। आप समझते हैं जब भी बॉन्ड इशू होता है तो ये सब क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन उसका रेटिंग करेंगे। अब वो लोग बोल देंगे भई ये तो सी या डी रेट का है, तो ऑटोमेटिकली ये तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे सिवाय कि इसने फिर बोला ठीक है मैं 18% इंटरेस्ट देता हूँ या कुछ। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो सब म्युनिसिपैलिटी वालों, तुम प्रॉपर्टी टैक्स जो शहरों में मकान है उसमें से आप लो दे दनादन, ताकि आपका ये जो क्रेडिट रेटिंग किया जाएगा तो वो अच्छा स्कोर आए, मतलब कि सपोज बी रेटिंग आया, ए रेटिंग, तो अपने आप ये रिस्क कम हो जाता है। तो फिर अगर ऐसी म्युनिसिपैलिटी सपोज 6% इंटरेस्ट पे भी बॉन्ड इशू करेगी तो कुछ इन्वेस्टर खरीद लेंगे जिनको रिस्क कम पसंद है, जिनको सेफ्टी चाहिए। तो इसलिए बजट में ये कहा गया कि वी विल एनकरेज द म्युनिसिपैलिटीज टू इंप्रूव देयर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन। आप कहीं यूनियन इनका कैसे कुछ करवा सकते हैं, आप याद करो फाइनेंस कमीशन ने जो ग्रांट्स दिए हैं वो सब लिंक है परफॉर्मेंस के साथ, तो उसमें वो ऐसे कंडीशन चेंज करवा देंगे कि भाई अर्बन म्युनिसिपल बॉडी को इतना ग्रांट का पैसा फाइनेंस कमीशन का मिलेगा अगर उनका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इतना हो। तो ऑटोमेटिकली वो सब म्युनिसिपैलिटी दे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करेंगी शहर वालों से, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस या क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी, ताकि फ्यूचर में अपने म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करे तो इन्वेस्टर उसको सेफ लगे, रिस्क कम लगे और दे दनादन उसमें पैसा इन्वेस्ट हो जाए। फिर अर्बन सैनिटेशन के लिए लेटेस्ट बजट में सब था कि मशीन से सब ये गटर की सफाई करेंगे। फिर आप याद करो बैंक को जितना पैसा आता है डिपॉजिट में उसका जो भी उसमें लोन में घुमाता है तो 40% गरीबों को, किसानों को, वीकर सेक्शन को जाना है, उसको हम कहते हैं पीएसएल प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, जो हमने पिलर 1 A 2 डिजिटल मॉनेटरी पॉलिसी में देखा था। मान लीजिए कोई बैंक अगर ये सब कोटा कंप्लीट नहीं कर पाती, मान लीजिए 2 रुपए जो देने थे लोन में नहीं दिए, तो फिर वो पैसा अलग अलग फंड्स में जाता है, जैसे नाबार्ड का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। तो उसी तरह से लेटेस्ट बजट में बोला कि अब से नेशनल हाउसिंग बैंक में भी ऐसा एक फंड बनाएंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक, कि जहां पर ये पीएसएल शॉर्टफॉल, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल का पैसा जाएगा और उसकी मदद से ये सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाएगा। तो हमने कुछ बातें करी रूरल डेवलपमेंट के बारे में, कुछ बजट में क्या बोला, आगे और क्या जानने लायक है। एमपी लेट्स, फुल फॉर्म इसका याद रखना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसकी मिनिस्ट्री अलग है, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसमें सारा पैसा यूनियन देता है, स्टेट ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना है। 1993 मतलब ये बहुत पुरानी योजना है। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको सरकार 5 करोड़ देगी कि हर साल तुम दे देना अपनी कंस्टिट्यूएंसी मतलब चुनाव क्षेत्र में तुमको जो भी नया स्कूल, नया कुछ प्ले ग्राउंड बनाना है, बस स्टैंड बनाना है, जो करना है ऐसा डेवलपमेंट का काम आप सजेस्ट करो, और आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम या कलेक्टर है, इनका आईएएस ऑफिसर, वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। अब ये वाली जो चीज़ है तो मोस्टली मिनिस्ट्री 5-5 करोड़ हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा को देगी और फिर उन्होंने अपने कंस्टिट्यूएंसी में स्पेंड करना है। लोकसभा का कोई है जैसे स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी से चुनाव जीता, तो अमेठी के किसी भी विलेज या सिटी के अंदर वो पैसा खर्च कर ले। राज्यसभा का कोई मेंबर है जैसे जयशंकर, जयशंकर इज राज्यसभा, आप जानते हैं राज्यसभा की कंस्टिट्यूएंसी मतलब अमेठी रायबरेली नहीं होगा, पूरा स्टेट होगा। जयशंकर का स्टेट कौन सा है? गुजरात। आप कहेंगे वो तो साउथ इंडिया के लगते हैं, दैट इज करेक्ट, पर वो आप देख लेना, ही इज फ्रॉम गुजरात फॉर विनिंग द राज्यसभा। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी वो देखेगी कि कौन सी स्टेट में अपनी स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि जहां सब एमएलए वोट करेंगे, वो आप पॉलिटी में समझ के आना कि कैसे एमएलए के वोट से राज्यसभा का मेंबर जाता है। ऐसे ही मनमोहन सिंह अलग अलग समय में आसाम से, राजस्थान से राज्यसभा में गए। क्या ये तरीका सही है? क्योंकि वो तो डोमिसाइल किसी और स्टेट के हों और फिर ये कहीं पर भी पैराशूट होकर ऐसा काम करे तो वो कितने हद तक सही है, पर वो सब आप समझो, वो मीन्स की बात है, वो इंटरव्यू की बात है, तो उस वक्त दिमाग लगाना कि क्या इसमें डोमिसाइल का रूल होना चाहिए, राज्यसभा मेंबर की क्या रिस्पांसिबिलिटी, स्टेट के लिए वो काम करे, पर उसका प्रतिनिधि नहीं है तो वगैरह, बट एनीवेज दोस आर द थिंग्स। हाँ, तो राज्यसभा सपोज जयशंकर हु इज फ्रॉम गुजरात कंस्टिट्यूएंसी, तो गुजरात के कोई भी सिटी या विलेज में 5 करोड़ वो हर साल स्पेंड कर सकते हैं, उनको मिल गया। फिर प्रश्न हो कि सचिन और रेखा क्या करेंगे, जो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। हो सकता है इनका टर्म एक्सपायर हो गया, पर फोटो में इन्हीं का यूज करता हूं ताकि आपको तुरंत लाइट हो जाए कि भाई इन्होंने इलेक्शन से नहीं जीते, ये लोग नॉमिनेट होकर प्रेसिडेंट ने भेजा है फॉर स्पोर्ट्स मूवीज या कुछ आर्ट कल्चर का एक्सीलेंस है। तो नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर उसकी तो कंस्टिट्यूएंसी होगी नहीं कि मैं मुंबई से हूं या ऐसा वो जीत के नहीं आया, सो देन ही कैन स्पेंड द मनी एनीवेयर इन इंडिया। जैसे सचिन ने कुछ पैसा कर्नाटक में भी विलेज में स्पेंड किया था अपने टाइम पे। तो ये सब याद रखना है एमसीक्यू के लिए। दिस इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेट्स। अब इसमें भी ये जो भी कुछ बनाया जा रहा है, प्ले ग्राउंड है, वाटर का कुछ नया टैंकर बनाया, उसमें भी कोटा होता है कि अगर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है तो जितना पैसा जाए उसका 15% उनके विकास में जाए, एसटी तो उनके विकास में 7.5% जाए। दूसरा ये जो एमपी लेट्स फंड्स हैं वो नॉन लैप्सेबल है। इसका मतलब ऐसा कि ईयर 1 में 5 करोड़ मिले, पर मान लीजिए वो स्पेंड नहीं हो पाए तो ईयर 2 में 5 करोड़ हैं नहीं, और पुराने जो स्पेंड नहीं हो तो 5 और 5 10 करोड़ का कोटा हो जाए। ईयर 3 तक आपने स्पेंड नहीं किया 15 करोड़ हो जाए, करते करते 5 साल तक रहेगा, फिर छठे साल में वो खत्म हो जाएगा, फिर वापस काउंटर सेट होगा 5 5 5 5। अब ये तो चल ही रहा था, फिर आया कोरोना। तो कोरोना में सरकार ने कहा देखो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सैलरी 30% कट करें क्योंकि हमको पैसा चाहिए ये सब योजनाएं चलानी है, और टैक्स वगैरह आप जानते हैं कोरोना लॉकडाउन में कम हो गया। और ये जो एमपी लेट स्कीम है उसको भी 2 साल के लिए सस्पेंड करें, ताकि हर साल जो 5-5 करोड़ इतने सब एमपी को देना था उसमें हमारे 8,000 करोड़ बच जाएंगे। हालांकि बाद में 2021 दिसंबर तक को सरकार को लगा जो भी इलेक्शन आ रहे हैं या इसके चलते सब एमपी अपना डेवलपमेंट का काम नहीं कर पा रहे, या अगर कि इसको अनलॉक कर देते हैं तो उस हिसाब से जो स्टील सीमेंट रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मजा आ जाए, तो इट वाज रिज्यूम्ड। तो सस्पेंड भी की थी स्कीम, फिर वापस चालू भी की। तो ये हमने देखा एमपी लेट्स, रूरल मिशन देखा, ग्राम स्वराज पंचायती राज बॉडी अपडेट करने का मिशन देखा। फिर 2 ग्राम योजनाएं हैं। देखिए कुल मिलाकर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या देखा, तो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए यूएलपीआईएन और ड्रोन की मदद से सर्वे करेंगे, स्वामित्व सर्वे, पंचायत सिटीजन चार्टर है, पंचायती बॉडीज को अपग्रेड करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, ये सब तो है। फिर अभी 2 योजना ऐसी है, संसद आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, वो ऐसी है नया पैसा नहीं मिलेगा, नो न्यू फंड विल बी गिवन, दूसरी योजनाओं को ठीक से लागू करो, ऐसी ये योजना है। मतलब मैं ऐसा कोर्स लॉन्च करूँ कि मेरा जो दूसरा कोर्स चल रहा है उसको कैसे पढ़ोगे, उसका ये कोर्स है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कोर्स को कैसे आपने यूज करना है। जैसी 2 स्कीम्स हैं, एक का नाम है संसद आदर्श ग्राम योजना, उसमें हर एक मेंबर पार्लियामेंट को ये बोला कि आप एक विलेज को अडॉप्ट करो, उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, अपना पर्सनल अटेंशन दो कि वहां बाकी स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट हो। ऐसी एक और भी स्कीम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की, ऐसे विलेज जहां पर मोर देन 50% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की हो, तो उस विलेज में सब डेवलपमेंट के काम अच्छे से हो, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे, एक्जिस्टिंग जो स्कीम है उसी को ठीक से लागू करो, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन वगैरह, तो उसको हम कहेंगे पीएम आदर्श ग्राम योजना। ये तो चल ही रहा था। फिर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री लेकर आई प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, वैसा कि जिन विलेजेस में शेड्यूल टाइप की पॉपुलेशन है 50% या उससे ज्यादा है, तो ऐसे हर एक विलेज को 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे और थोड़े और स्कीम में भी थोड़े एक्स्ट्रा फंड आएंगे, जिससे वो जो भी वहां पर सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह ठीक करना है, दैट इज प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो गांव का विकास किया, आगे बढ़ते हैं बॉर्डर का विकास करते हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो बॉर्डर विलेज के अंदर जो भी रोड, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने हैं, ये काम कौन देखेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बॉर्डर एरिया के इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर रेंज के अंदर जो भी है उन विलेज को डेवलप करेंगे। इसका सारा पैसा यूनियन देगा, स्टेट में पैसे नहीं दे रहे। फिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिसेंट बजट में 2 स्कीम आई है, पीएम डिवाइन, तो एनई मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो विलेजेस हैं और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करेंगे। फिर आया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कि जहां पर ये अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख
इनके विलेजेस को डेवलप करने के लिए पैसा देंगे। ओरिजिनली जब इन्होंने लॉन्च किया था तो मुझे ऐसी इंप्रेशन थी कि जितना भी बॉर्डर एरिया है सबको डेवलप करेंगे, पर फिर आप प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने उसका नोटिफिकेशन की कौन से स्टेट को अभी तक पैसा मिला या अप्रूव हुआ, तो इनकी बात है अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल एंड यूटी ऑफ लद्दाख। तो मतलब वो चल रहा है वाइब्रेंट विलेज, जिसको एग्जैक्ट आप ऐसे याद रखना कि ये है, फिर हाउ मेनी ऑफ दीज आर कवर्ड इन इट वगैरह एमसीक्यू बन सकते हैं। सो वी लर्न अबाउट बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, और भी चीजें वो हैंडआउट में आप देखना। फिर आप पाएंगे कि बहुत सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टाइप इन्फॉर्मेशन है, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके डिपार्टमेंट स्टेटरी बॉडी वगैरह चीजें आएंगी। हाँ, तो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसके अंदर जो भी 5 डिपार्टमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, जम्मू कश्मीर लद्दाख का विभाग, बॉर्डर मैनेजमेंट का विभाग। ये होम अफेयर्स मिनिस्ट्री काम क्या करती है याद रखना, सेंसस, लोगों की गिनती करना, सिटीजनशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके लिए उनकी सीडीआरआई नाम की इंटरनेशनल बॉडी बनाई है। सीएपीएफ मतलब ये जो भी बीएसएफ और सीआरपीएफ सीआईएस है वो सबका मैनेजमेंट, राष्ट्रभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज और पद्म अवार्ड्स वगैरह। सो दैट इज होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। फिर आएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें भी और चीजें हैंडआउट में देखना, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अलग अलग 4-5 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उसके नीचे कोस्ट गार्ड, आर्म फोर्सेस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, एनसीसी, ये सब आता है। दूसरा आता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसका जो बॉस है उसको कहेंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि सीडीएस। पहले वाले कौन थे? जनरल बिपिन रावत, उसके बाद और भी वगैरह, तो दैट इज सीडीएस। बोला ये गया कि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसे हम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट मानेंगे। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी मिनिस्ट्री का टॉप बॉस होता है आईएएस, जिसको सेक्रेटरी कहा जाता है। फिर उसकी मतलब उस हिसाब से जो भी सैलरी हो, गाड़ी बंगला, सब चीजें हो, तो उसको भी भले मिलिट्री ऑफिसर है या आईएएस नहीं है, पर उसको भी वही सारे मजे मिलेंगे, ऐसा बोलने की बात है कि ही विल बी ट्रीटेड एज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। फिर तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, फिर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर वगैरह। फिर अलग से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी है, ये जयशंकर वाली। हालांकि उसमें बहुत जाने लायक चीजें नहीं, सिवाय कि वो प्रवासी भारतीय दिवस करते हैं, वो सब ओवरसीज एनआरआई की प्रशंसा की। भारत के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो डिफेंस मिनिस्ट्री की सब उसमें पॉलिसी हो गया, वो तो आप कॉमन सेंस की बात है कि मेक इन इंडिया करेंगे, आईपीआर, रिसर्च, एफडीआई इज गोइंग टू ट्रेनिंग वगैरह। बहुत सारी चीजें हम डिफेंस में बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज कोई लड़ाई का वॉर टैंक हो, उसके अंदर ये ब्रेक का ऐसा कोई डिवाइस होगा, मर्फी का इनपुट आउटपुट यूनिट ऐसा कोई मदरबोर्ड होगा, हो सकता है ये यूएसए से हम इंपोर्ट करते हैं। अगर टाटा को पता चले कि भाई ऐसा कुछ होता है तो मैं भी बना सकता हूं, मुझे एक बार जरा दिखा दो। बट हाउ कैन ही नो कि ऐसा हम इंपोर्ट करें, और मुझे आप बोलते तो मैं इधर इंडिया में बना देता, सस्ते में हो जाता, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बच जाता, इंपोर्ट का बिल नहीं बढ़ता। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने सृजन नाम का पोर्टल खोला है। ये पोर्टल पे डिफेंस मिनिस्ट्री सब डाल देती है कि भाई हम ये चीजें इंपोर्ट करें मिलिट्री के लिए। अब यहाँ नीचे बटन देखो, एड टू कार्ट नहीं है, क्या लिखा है? एड टू शो इंटरेस्ट, मतलब टाटा ने खरीदना नहीं, टाटा ने क्लिक करना है कि भाई मुझे दिलचस्पी है, आई कैन ऑल्सो मेक दिस इन इंडिया। तो इंडियन इंडस्ट्री उसको कांटेक्ट करेगी डिफेंस मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को जो भी इसका सैंपल दिखाएगी, ब्लूप्रिंट कुछ दिखाएगी और टैक्स सब्सिडी में मजे कराएगी, और इंडिया में इन चीजों का मेक इन इंडिया प्रोडक्शन हो सके, दैट इज द आइडिया, दैट इज द सृजन पोर्टल। पिलर 2 डिसइन्वेस्टमेंट में आप याद करो, हमने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जैसे पोस्ट डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हथियार गोला बारूद की फैक्ट्री। फिर होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जैसे एलआईसी वगैरह, जो कानून से बनाए जाते हैं। तीसरी होती है गवर्नमेंट कंपनी, जो कंपनी में रजिस्टर होती है, जैसे ओएनजीसी। तो एक शब्द होता है कॉर्पोरेटाइजेशन, वो ऐसा बोलता है कि अगर कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, उसका रजिस्ट्रेशन चेंज करके बोल दो कि अब से ये गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और उसकी 40 फैक्ट्री थी, जिधर हथियार गोला बारूद बनाने का काम होता था, जो पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थे, गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम इसको कॉर्पोरेटाइजेशन करते हैं, मतलब इसको अब से डिफेंस की गवर्नमेंट कंपनी ऐसा हम बोलेंगे। इससे क्या फायदा है कि गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब ऐसा कि कंपनी लॉ में अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न बन जाएगा 100%। फिर सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा टाटा अदानी को बेचना है, पूरा ही बेच देना है, प्राइवेटाइजेशन करना है, उसके अंदर से लोगों को हटा देना है, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होंगे, वो सब कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो उसमें निकालना आसान हो जाता है, कंपटीशन बड़े, प्रोफेशनलिज्म बड़ी, ये सब इरादे हैं। अब ये सब होगा तो स्वाभाविक ऐसी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके मजदूर हड़ताल स्ट्राइक में चले जाएंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि भाई ये तो अब कंपनी को कंपनी बना दिया आपने, फैक्ट्री को कंपनी बना दिया, अब जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी, कल उठ के अदानी अंबानी को बेच दिया और वो कहेंगे रोबोट से मशीन बना लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है, सो इट कुड क्रिएट जॉब लॉस। बोल के ये सारे मिलिट्री फैक्ट्री के वर्कर्स एक साथ हड़ताल पे चले जाएं तो आप समझते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो फिर और गन बनाने का काम रुक जाएगा। इसलिए सरकार एक कानून लेके आती है, एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट। उसमें ऐसा बोला कि ये सब मिलिट्री फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर अगर हड़ताल पे जाएंगे तो उनको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, ताकि वो हड़ताल पे नहीं जाए। सो दैट वाज एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट। और भी सब ईयरबुक टाइप इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो सब आप हैंड आउट में पढ़ के खत्म करो। ओके, सो वी आर डन विद बिजली, पानी, सड़क, सिटी, विलेज और बॉर्डर एरिया भी। आगे आता है कम्युनिकेशन एंड आईटी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी पढ़ेंगे फिर ब्रेक लेंगे। कम्युनिकेशन आईटी के नाम पे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, जाने लायक में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय, उसके नीचे 2 डिपार्टमेंट, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, उसके नीचे ट्राई नाम की संस्था है जो कि ये मोबाइल फोन वगैरह का रेगुलेशन करे। वो किसी को अगर सजा करे तो ऊपर अपील में जाना हो तो टीवी सेट है, जस्ट लाइक याद करो सेबी के ऊपर अपील में जाना हो तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सेट था। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के नीचे दूसरा भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसके नीचे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक क्या होता है वो हम पिलर 1B1 क्लासिफिकेशन में समझ चुके हैं। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, उसके नीचे जाने लायक संस्था में यूआईडीआई जो कि आधार कार्ड का काम देखता है, सर्ट वो सब साइबर सिक्योरिटी देखता है, एनआईसी उसका काम है ये सरकारी वेबसाइट वगैरह बनाना, सीडेक वो एडवांस लेवल के और कंप्यूटर के, फॉर एग्जांपल सारे लैंड रिकॉर्ड का इंग्लिश में से या जो भी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है ऐसा सब करेंगे। और भी संस्था है वो लंबी चौड़ी लिस्ट में देखना। लास्टली देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। हाँ, तो क्या उसके नीचे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर को रेगुलेट करती है, सेंसर बोर्ड है वो सब फिल्मों का सर्टिफिकेट करेगा। उसमें भी सब होते हैं कि जैसे यूनिवर्सल है, सब लोग देख सकते हैं, यूए है, फिर उसके अंदर कुछ 12 का ये जो फिर बोला नहीं अब से 3 करते हैं, 7, 13, 16 ऐसा कुछ, वो सब हैंडआउट में दिया है, सर्टिफिकेशन सिस्टम वो आप देख लेना। फिर प्रसार भारती है, उसके नीचे 2 संस्था है, ऑल इंडिया रेडियो और दूसरा है दूरदर्शन। इसमें भी प्रेस काउंसिल वगैरह वो पॉलिटी में सुकून से पढ़ना, उसके क्या फंक्शन है, चेयरमैन और कितने मेंबर्स होते हैं, उसी तरह यूआईडीआई वगैरह सब कुछ। तो सब पूरा कंपोजिशन वगैरह मैंने नहीं दिया, इतने मेंबर होते हैं, इसका ये रिटायरमेंट है, क्योंकि वो सब करेंगे तो फिर हैंडआउट काफी लंबा हो जाएगा, वो असल में आपको पॉलिटी में गवर्नेंस में करना है। दिस इज वन थिंग, और भी डिटेल्स हैं वो हैंडआउट में देखना, बहुत सारी इसमें संस्थाएं। कम्युनिकेशन की हम बात करें, एक कंसेप्ट है टेली डेंसिटी, 100 लोगों की आबादी के सामने कितने टेलीफोन या मोबाइल है। तो अर्बन एरिया में पता चला कि अगर 100 लोग रहते हैं तो 139 टेलीफोन कनेक्शन है। वो कैसा है, एक आदमी के 2-3 सिम कार्ड होंगे, तो इस कंसेप्ट को कहते हैं टेली डेंसिटी। पर सामने रूरल एरिया में थोड़े कम है, तो जब ऑल इंडिया एवरेज निकालो तो 86 आ जाए, मतलब ये ऐसी बात है कि कितने 14 लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक ये मोबाइल या फोन कनेक्शन नहीं है। तो टेली डेंसिटी नीड टू बी इंप्रूव्ड। इसके लिए क्या करें? ये जितनी मोबाइल कंपनी, जियो, वोडाफोन वगैरह, उनको बोला कि आप जितना पैसा कमाते हो उसका 5% एक तिजोरी में डालना है, उसको कहेंगे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी यूएसओएफ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के नीचे रहेगा। इन पैसों से 2 काम होंगे। पहला,
रिमोट एरिया, मतलब टीवी रिमोट नहीं, अरुणाचल प्रदेश, दुर्गम प्रदेश, दूर के इलाके, ग्रामीण एरिया, नक्सल एरिया, वहाँ पर मोबाइल टावर बनाएंगे। और दूसरा, हर एक ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट जाए, ऐसा भारत नेट प्रोजेक्ट है, उसके लिए पैसा देंगे। तो ये सब करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ये तो चल ही रहा था। फिर बजट में ऐसा बोला कि ये फंड के अंदर जो पैसा है उसका 5% हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट में लगाएंगे, ताकि अफोर्डेबल मोबाइल एंड इंटरनेट गाँव गाँव तक कैसे पहुंचे, इसका सब हम रिसर्च करेंगे। आगे कम्युनिकेशन में रेगुलेटर की बात करें, ट्राई, ये 1997 से काम कर रही है। 1999 टाइपिंग मिस्टेक है, पुरानी अलाउड करें तो उसमें तो ठीक कर लेना, नए में तो मैंने ठीक कर दिया। इसको याद रखना, ये क्या काम करता है, टेलीकॉम को रेगुलेट करता है, ये इंटरनेट को करता है, मतलब ऐसा नहीं ट्विटर पे गालियां बकती उसको रेगुलेट करता है। इंटरनेट का मतलब आईएसपी, मतलब स्पीड वाला जो चीज होता है कि सप्लाई ऑफ द सर्विस। डिश टीवी टाटा स्काई, केबल टीवी, यस। ओटीटी को रेगुलेट करता है, जब नहीं रेगुलेट करता है। तो वो याद रखना कितनी चीज को रेगुलेट करता है। एक कंसेप्ट है नेट न्यूट्रलिटी, वो ऐसा कहता है कि जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मान लीजिए बीएसएनएल, जियो इंटरनेट, उन्होंने इंटरनेट ट्रैफिक को इक्वली ट्रीट करना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जियो कंपनी से ब्रॉडबैंड इंटरनेट लिया है और फिर रिलायंस की वेबसाइट वो 1 सेकंड में खोल दे और फेसबुक की वेबसाइट 100 सेकंड बाद खोले कि ये तो अपने राइवल है या ये तो दूसरे इनका दी में खोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक वेबसाइट पर सेम स्पीड से खुले, ऐसा उसने करना चाहिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। अभी तो इतना चर्चा में नहीं है, एक जमाने में था, अपन कभी कभी वन लाइनर में ऐसी तरह की चीजें पूछते हैं तो पता होना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी जनरल नॉलेज की चीजें हैंडआउट में, वो देखना। तो ये हमने समझा ट्राई और थोड़ी कम्युनिकेशन मींस की या बुक टाइप इन्फॉर्मेशन। इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो लंबा चलेगा कि टेलीकॉम एक्ट क्या है और ये 2G स्कैम क्या था। सो वी विल स्टडी दैट विद अ फ्रेश माइंड। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। 2 more minutes. Thirty more seconds. ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल इन द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू कॉल्स में वोट करें। अमित, ईशा, नूफान, सत्या, प्रशील, हेमंत, अकबर, डॉक्टर सोमेश, अनदर दान, सरीजस, वी मूव फॉरवर्ड। हैंड आउट अपलोड हो गया, ये इसको इग्नोर। बिजली पानी सड़क वो सब हो गया, कम्युनिकेशन आईटी देख रहे थे। इसमें अब आगे का मुद्दा 2G स्कैम और नया टेलीकॉम बिल। अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, तो क्या सिस्टम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो पहले आएगा उसको पहले टिकट मिलेगा। अब आखिर में टिकट खत्म हो गया तो आपको नहीं मिलेगा। अब इसका मिसयूज भी हो सकता है कि सपोज कोई बदमाश व्यक्ति है, वो क्या करे, जल्दी से आ जाएगा, लाइन में पहला खड़ा रहे और सारी टिकट खरीद ले। और फिर ये बच्चे को असल में एवेंजर मूवी देखनी हो, उसको टिकट नहीं मिले, फिर उसकी मम्मी इसी से 100 रुपए का टिकट 500 में ले ले। उसको आप क्या कहते हैं, टिकट का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। कि आजकल तो अब नहीं होता, क्योंकि अब लोग सिनेमा हॉल ज्यादा लोग देखने कम जाते हैं, बट 80s और 90s के जमाने में ज्यादा होता था। तो ये जो 2G स्कैम हुआ, वो ऐसे टिकट ब्लैक मार्केटिंग जैसा ही कुछ था। आरोप ऐसा लगता है कि 2G रेडियो वेव या स्पेक्ट्रम, जिसकी मदद से मोबाइल कंपनी अपना सब टेलीकास्ट करेंगे, उसके रेडियो वेव और आग से आप जो भी आप फोन पे बात करनी है, एसएमएस भेजना है, इंटरनेट देखना है, वो काम होता है। जैसे 2G रेडियो वेव्स का आपको अलॉटमेंट करना था। तो टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा कांग्रेस के जमाने में उन्होंने पॉलिसी बनाई कि देखो 2G लाइसेंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जो लाइन में पहला खड़ा होगा उसको मैं पहले दूंगा। तो मान लीजिए वोडाफोन कंपनी लाइन में तीसरी खड़ी रही और पहला जो भी हो उसको मिल गया, जबकि उसको बिजनेस करना ही नहीं हो, उसको सिर्फ लाइसेंस लेके किसी और को रीसेल करना था। ऐसा पूरा गेम चला। सो दैट वाज द स्कैम। और फिर उसने ये 100 रुपए की चीज उसको 500 में बेच दी। तो ये 2G स्कैम। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ 2012 में, सुप्रीम कोर्ट ने सब कैंसिल करवा दिया ये अलॉटमेंट। उसके बाद रिफॉर्म ऐसा लिया गया कि अब से ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी नहीं होगी कि लाइन में पहला खड़ा उसको पहला मिले, तीसरे वाले को बाद में मिले। अब से ये करेंगे,
आपको टेलीकॉम बिजनेस करना है, चाहे वोडाफोन है, जियो, आइडिया, कुछ भी, दे विल रिक्वायर टू थिंग्स। पहला आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए आप अलग से अप्लाई करो। और दूसरा आपने गाड़ी खरीदनी होगी। इफ यू वांट टू बिकम अ ड्राइवर यू नीड टू थिंग्स, वन इज लाइसेंस, सेकंड इज द कार। तो इधर भी क्या टेलीकॉम कंपनी जाना है, वन यू रिक्वायर लाइसेंस, वो ले लिया, लेकिन अलग से आपको स्पेक्ट्रम भी लेंगे, मतलब गाड़ी भी खरीदनी होगी। सो कंपनी नीड टू बाय द स्पेक्ट्रम सेपरेटली। और वो कैसे मिलेगी, तो जावे बिडिंग या ऑक्शनिंग, नीलामी से मिलेगी। सरकार किसी को ऐसा फ्री में नहीं दे देगी, अपनी मर्जी से नहीं देगी कि भाई ये वाली कंपनी हमारी रूलिंग पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में ज्यादा पैसा देती है, इसको पहले दे दो। नो, ऑक्शनिंग यानी नीलामी होगी। तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद टेलीकॉम बिल जो बाद में पास हो जाते हैं, बने 2023 में आया। पुराने जो भी कानून थे अंग्रेजों के जमाने के, उनको डिलीट किया है, उसकी जगह ये नई चीज आई है। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन की लाइन में पहले खड़ा है, उसको पहले मिल जाए, सरकार की मर्जी या विवेक से काम हो। तो मैंने आपको बताया 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था कि ये नहीं चलेगा ऐसा। सरकार अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकती, जो भी है उसको बिडिंग करवाओ, नीलामी करे कि ये 2000 देगा, ये 5000 देगा, तो जो 5000 दे रहा है उसको गवर्नमेंट अलॉट करे। खैर, ये जो नया टेलीकॉम एक्ट बना उसमें सरकार ने इसको वापस अलाउ कर दिया है कि अब से एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी हो सकता है स्पेक्ट्रम का, सबके लिए नहीं, अदानी अंबानी के लिए ऐसा नहीं, सिलेक्टेड कैटेगरीज है। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट इंटरनेट, जैसे इलॉन मस्क का स्टारलिंक है, ऐसा कोई नई कंपनी शुरू करना चाहती है, उसके लिए उसको जो परमिशन लेने हो, ऐसा मान लीजिए इसरो कर रहा हो, मान लीजिए इसरो इलॉन मस्क जैसा स्टारलिंक प्रोजेक्ट करे जिससे इंटरनेट प्रसारित करे, और फिर ये एयरटेल कहे कि मुझे भी उसमें से इतना दे दो 5 किलो स्पेक्ट्रम, और मैं नीचे फ्री में इंटरनेट या सस्ते में इंटरनेट दूंगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फिर उसका नीलामी नहीं होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन। उसी तरह डिफेंस मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए जो भी ऐसा इंटरनेट टेलीकॉम की स्पेक्ट्रम जाती हो, कुछ रिसर्च वगैरह के लिए जो टेलीकॉम और इंटरनेट की स्पेक्ट्रम जो भी जाती हो, कुल मिलाकर ऐसे 19 सेक्टर हैं जो आपके हैंडआउट में दिए हैं, वो सब रट लेना, हाउ मेनी ऑफ दी सेक्टर्स आर एलिजिबल। तो सरकार अपने विवेक या मर्जी से यहाँ पर अलॉट कर देगी। हो सकता है रिसर्च के लिए वो कहे कि भाई ये जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आईआईटी, उसको हम 10 रुपये में ये सारी स्पेक्ट्रम देते हैं, ऐसा भी वो कर सकते हैं। आपके पास इसमें लॉस नहीं हो जाएगा। तो फिर देखिए यहाँ नफे नुकसान के हिसाब से काम नहीं करना है। अगर ये कहें कि हर जगह हम ऑप्शन ही करेंगे, तो फिर तो मान लीजिए 5G स्पेक्ट्रम है, अब इसके ऑप्शन में एयरटेल 10,000 करोड़ दे दे, और अगर आईआईटी ये कहे कि हमें रिसर्च के लिए भी इसमें कुछ चाहिए था 1-2 किलो स्पेक्ट्रम, तो हम तो पैसा नहीं निकाल सकते। तो अगर हर जगह नीलामी करेंगे तो स्टार्टअप, छोटी कंपनी, रिसर्च वाले, दे कैन नॉट कम एंड पार्टिसिपेट, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, एयरटेल फिर वही सारा नीचे प्रीपेड और इंटरनेट प्लान महंगा महंगा बेचे, तो कस्टमर को भी कभी सस्ता नहीं मिले। इसलिए कुछ सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन अलाउ किया, देयर आर 19 सच सेक्टर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन फॉर 19 सेक्टर। उसके अलावा जो है नॉर्मल कमर्शियल यूज में प्रीपेड मोबाइल, इंटरनेट, ये सब के लिए जो भी स्पेक्ट्रम चाहिए वो ऑक्शनिंग यानी नीलामी से एयरटेल जियो सबको मिलेगा। सो बोथ द मेथड्स आर अलाउड फॉर सैटेलाइट इंटरनेट, डिफेंस, रिसर्च वगैरह के लिए एडमिन एलोकेशन, बाकी सब सेक्टर के लिए ऑक्शनिंग या नीलामी होगी। दूसरा, सपोज एयरटेल का नेटवर्क सब मोबाइल नेटवर्क चल रहा हो, लेकिन उस एरिया में राउटिंग या दंगे या कुछ हो गया, और सरकार को लगता हो कि एयरटेल ने जो काम करना चाहिए या जो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए हमारे मुताबिक नहीं हो रहा है, देन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर प्राइवेट नेटवर्क ड्यूरिंग डिजास्टर, इमरजेंसी, नेशनल सिक्योरिटी वगैरह, ऐसा भी नए टेलीकॉम एक्ट में लिखा है। तीसरा, सरकार को लगे कि ये कोई मोबाइल फोन है, उसके अंदर सब एंटी मतलब टेररिस्ट टाइप का काम हो रहा है, देन गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द कंपनी कि इसका सारा डेटा डिक्रिप्ट करके हमको दो, हमें इसमें मतलब वो सब आईफोन के जो आप आई मैसेज वगैरह करें तो इनक्रिप्टेड जाता हो, तो वो सब डिक्रिप्ट करके देना पड़े। ऑब्वियसली तो फिर ऑपोजिशन, क्रिटिक पार्टीज, मीडिया, इन सबको डर है कि हमारा सर्वेलेंस होगा, तो क्रिटिसिज्म भी चलती रहती है। सपोज ये टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की ऑप्शनिंग यानी नीलामी हुई, एयरटेल को 5 किलो स्पेक्ट्रम मिला, आपको ऐसा नहीं होता, हर्ट्ज के हिसाब होता है, ये तो समझाने की बात है। और रिलायंस के पास, जियो के पास भी 5 किलो स्पेक्ट्रम है, लेकिन ऐसा हो कि एयरटेल को पता चले भाई ये वाली सिटी में 5 किलो स्पेक्ट्रम तो लिया अपन, 2 किलो तो मेरा यूज ही नहीं हो रहा है, मेरे पास इतने कस्टमर ही नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने 2 किलो एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम ये रिलायंस या जियो को दे देता हूं जिसके पास कस्टमर है। तो क्या एयरटेल अपना एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम ऐसा किसी दूसरी कंपनी को सेल या रेंट पे दे सकता था? पहले उसके लिए गवर्नमेंट की काफी परमिशन लेनी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ नहीं, दे दनादन करो, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता होगी। फिर ये टेलीकॉम बिल में ये भी कि सपोज वोडाफोन कंपनी है, उनके पास 5 किलो स्पेक्ट्रम हो और उनके पास कस्टमर ना हो, तो आइडियली उन्हें क्या करना चाहिए कि 2 किलो जो एक्स्ट्रा बड़ा यूज नहीं हो रहा है, मैं जियो को बेच देता हूं या रेंट पे दे देता हूं। पर ऐसी अनयूज स्पेक्ट्रम मान लीजिए वो ना दे, क्योंकि उसका ईगो हो, उसको इनसिक्योरिटी हो कि ऐसा करूंगा ये तो और कस्टमर पैदा कर लेगा, मेरा धंधा और श्रिंक हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जबरदस्ती उसका ऐसा अनयूज्ड स्पेक्ट्रम टेक अवे कर सकती है कि 2 किलो तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, हम ले लेंगे और वापस हम जियो को रीसेल कर देंगे या री-ऑक्शन करवा देंगे। तो ऐसा भी ये टेलीकॉम एक्ट में बोला गया है। आपको नया सिम कार्ड लेना है, इंटरनेट कनेक्शन लेना है, तो वो सब ऐसे नहीं मिलेगा, उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, मतलब आधार कार्ड वगैरह अंगूठा से आप करो स्कैन, वो सब करना पड़ेगा, ताकि ये जो भी टेररिज्म, क्रिमिनल एक्टिविटीज में मिसयूज होता है वो थोड़ा कम हो सके। और भी बहुत सारे छोटे मोटे फीचर्स हैं, वो सब आपके हैंडआउट में दिए, 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट उसका वीडियो नहीं खींचना है। सो दैट इज टेलीकॉम बिल या एक्ट। अब उसके बाद 5000 कॉलम आए तो उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर जो नेगेटिव या कंट्रोवर्सी है उसके भी 4-5 मुद्दे, ये रविश कुमार टाइप्स ऑफ प्राइवेसी, हनन होगा, लड़का मॉल, वो भी मैंने हैंडआउट में लिख दिया है। कंक्लूजन क्या है वो भी मैंने हैंडआउट में लिख दिया, तो मैटर खत्म हो जाता है। इस टॉपिक की औकात कितनी है? 150 वर्ड्स, बहुत खींच के 250 वर्ड्स, जो तो कम ही लगता है। सो मोर देन इनफ कंटेंट अवेलेबल इन योर हैंडआउट, इसको खत्म करना है। अभी 500 और कॉलम नहीं देखने, अभी दूसरे टॉपिक तैयार करने। तो हर एक को ऐसे फिनिश करके चलो, जिंदा मत छोड़ो किसी भी टॉपिक को, वरना क्या होगा, वो सब बैकलॉग इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ो क्या छोड़ो। फिर वही सब लोग होते हैं 2 महीने एग्जाम के बाद कि अभी मुझे 100 मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, तो भाई तो अगर 100 मोस्ट आईएमपी टॉपिक मुझे पता होते तो मैं खुद आईएएस नहीं बन जाता। अब कॉमन भाई समझो ना, जो भी यूट्यूब पे ये सब फर्जी वाला चला रहा है, तो खुद क्यों नहीं बन गए तो फिर आईएएस? इफ एनीवन कुड प्रिडिक्ट द 100 टॉपिक्स फॉर यूपीएससी। एनीवेज, तो हम लोग क्या देख रहे थे, कम्युनिकेशन एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हैंडआउट अपलोड हो चुका है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया, ट्राई का थोड़ा काम बताया। 2G स्कैम हमने समझा, टेलीकॉम बिल और एक्ट देखा हमने। अब समझना है एजीआर क्या है। एजीआर का फुल फॉर्म है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ये बात ऐसी है कि टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा सरकार को हर साल देना होगा। एवरी ईयर टेलीकॉम कंपनी रिक्वायर्ड टू गिव सम मनी टू द गवर्नमेंट। अब सम मतलब कितना, 2 रुपया 5 रुपया कितना देना है, तो डिपेंड करता है उनका रेवेन्यू, मतलब आमदनी कितनी है। अब कंपनी की जो इनकम होती है 2 प्रकार की हो सकती है, एयरटेल जियो वगैरह की मैं बात करूं। एक तो टेलीकॉम रेवेन्यू हो सकता है, कॉलर ट्यून, प्रीपेड, पोस्टपेड, उस सब में कमाई है, सपोज 80 रुपीज। इन्हीं कंपनियों का नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू भी हो सकता है कि सपोज एयरटेल के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी, उन्होंने किराए पे चढ़ा दी। सपोज एयरटेल के पास एक्स्ट्रा पैसा था, उसने मारुति कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए। आप एयरटेल के पास पैसे, तो मारुति कंपनी के बॉन्ड क्यों खरीद रहा है? उसने तो नए एडवर्टाइजमेंट के लिए हीरो हीरोइन को रख लेना चाहिए। भाई आप समझो, वो तो बिजनेस प्लान के हिसाब से चलता है। उसको लगे कि 5G के लिए मैंने पैसा इन्वेस्ट कर लिया, अभी 6G आएगा तभी मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, अभी जितना पैसा है मुझे और हीरो हीरोइन को ब्रांड एम्बेसडर बनाना नहीं, मैं मारुति बॉन्ड में लगा देता हूं, मुझे उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट कमाऊंगा। उनके बिजनेस के हिसाब से वो करते हैं। तो ये सब आप समझो, ये तो टेलीकॉम से कमाई नहीं हो रही है ना, प्रॉपर्टी, रेंट, बॉन्ड, इंटरेस्ट। तो सपोज टेलीकॉम से 80 रुपये कमाए, नॉन टेलीकॉम से 20 कमाए, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 100। अब गवर्नमेंट का मुझे इसका 2% दे दो या जो भी, तो इसे हम क्या कहें, इतना पैसा देना है। स्वाभाविक है एयरटेल और जियो को मजा नहीं आएगा। उनका ये कहना है कि आप 2% 100 का मत गिनो, 2% आप सिर्फ ये 80 रुपये का ही गिनो जो टेलीकॉम रेवेन्यू से है। तो उस हिसाब से मतलब जो भी कितना होना चाहिए, 1.60 रुपये आप लो हमसे, आप 2 रुपये मत लो, इसको मत गिनो, ये जो भी अपना नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है। अब ये पूरा केस गया सुप्रीम कोर्ट में।
कंपनियां क्या बोल रही हैं कि प्लीज डू नॉट काउंट द नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू, ये सब आप मत गिनो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सरकार सही है, टेलीकॉम कंपनियां गलत हैं, आपने तो पूरे 100 रुपए के ऊपर इतना परसेंटेज देना होगा। सो दिस कंट्रोवर्सी, और उसके बाद ये कंपनियों ने इतने साल तक पूरा पैसा नहीं दिया था, तो उनकी ड्यूज या एरियर्स हो जाएंगे, बकाया पैसा। जियो कंपनी को 62,000 करोड़ देने, एयरटेल को 43,000 करोड़ देने, वोडाफोन आइडिया को 58,000 करोड़ देने, इतना सब पैसा देना है। क्योंकि वो एजीआर उसके ऊपर नहीं दिया तो ब्याज चढ़ा, इतने साल तक नहीं दिया, पेनल्टी चढ़ी है, तो बहुत बड़ी रकम है। आपके तो फिर सरकार ने सख्ती करनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड बिकम स्ट्रिक्ट कि साला इनकी बंद करा दो सब फैक्ट्री और ये सारे हम पैसे ले लेंगे, आपकी नीलामी कर देंगे, ऑक्शनिंग वगैरह। ऐसा अगर वो करेंगे तब समझो दिट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। व्हाई? क्योंकि वोडाफोन अगर बंद हो गया, सोचो 3 कंपनी है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। कमजोर कौन है सबसे अभी के कंटेक्स्ट में? वोडाफोन। इफ वोडाफोन शट्स डाउन देयर विल बी 2 प्रॉब्लम। पहला, डिओपोली हो जाएगी। मोनोपोली आप समझते हैं, एकाधिकार, व्हिच इज नॉट गुड, क्योंकि कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन होगा, एक ही कंपनी अपनी मनमर्जी से वो फीस चार्ज करेंगी। डिओपोली में क्या होता है, 2 कंपनियां होंगी, एयरटेल एंड जियो, पर ये दोनों भी एक कल्यूजन कर दें कि किसी को भी हम प्रीपेड फोन 500 रुपए से कम में नहीं देंगे। सो दैट इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। सो वी वांट कंपटीशन, वी डू नॉट वांट लेस कंपटीशन या डिओपोली। दूसरा, वोडाफोन बंद हो जाए वो सरकार के हक में नहीं, क्योंकि वोडाफोन ने बहुत सारे लोन आईडीबीआई बैंक से लिए हैं, तो आईडीबीआई बैंक का बैड लोन हो जाएगा तो वो बैंकिंग सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर देगा। फिर आईडीबीआई अगर बंद हो गया तो आप जानते हैं किसका लॉस हो जाएगा, डीआईसीजीसी, जिसको 5-5 लाख रुपए देने पड़ेंगे सबको, सब डिपॉजिटर्स को। ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि लेट अस रिलैक्स। वैसा कि जितने लाखों करोड़ रुपए इन कंपनियों को देने हैं, उस पे बोला मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब होता है टेम्पररी सस्पेंशन, कि देखो डियर एयरटेल, जियो, वोडाफोन, अगर आप ये पैसा दे सकते हो दे दो, नहीं दे सकते नो प्रॉब्लम, तो फिर हम आपको ऑप्शनल 4 ईयर मोरेटोरियम देते हैं कि 2021 से लेके 4 साल तक आप मत देना, बाद में धीरे धीरे दे देना। सो दैट इज वन थिंग। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा देखो, अगर आपने ऐसा सस्पेंशन या मोरेटोरियम दिया तो पूरी 58,000 करोड़ नहीं देना, बट एटलीस्ट आपने हमको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, ब्याज उन 4 सालों का आपने देना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी सिर्फ गरीब कल्याण की योजना चलानी है, तो बहुत ज्यादा रॉबिन हुड बन नहीं सकते। अच्छा, तब वोडाफोन पे तकलीफ ये आती है कि वो पूरी रकम तो चुका नहीं सकता 58,000 करोड़। वो कहता है मुझे 4 साल की छूट दे दो, पर इन 4 सालों में भी उसने 16,000 करोड़ का इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा। उतना भी पैसा उसके पास है नहीं। गवर्नमेंट ने उसको 2 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए कि तुम ये जो भी 16,000 करोड़ इंटरेस्ट चुकाना है, ब्याज चुकाना है, वो आप कैश या करेंसी में दे दो। वोडाफोन कहता है नो, मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, वो तब में ये प्रॉब्लम ही नहीं आता भाई। तो ऑप्शन बी दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तुम अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग हमें, मतलब गवर्नमेंट को दे दो। वोडाफोन तुम्हारी जो 100% शेयर होल्डिंग होगी तुम्हारी कंपनी, उसमें से कुछ हमको दे दो, जिसकी वैल्यू 16,000 करोड़ होनी चाहिए। तो फिर ऐसा हुआ। ओरिजिनली शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसी थी कि वोडाफोन में मेरे आपके जैसे लोगों के 28% शेयर हो, आदित्य बिरला ग्रुप के 27, और वोडाफोन जो भी ब्रिटेन या कहीं की कंपनी उसके 44% है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, 16,000 करोड़ आप एजीआर का इंटरेस्ट अभी चुकाओ, 4 साल बाद पूरी रकम चुकाना, और इतने अभी शेयर्स हमको दे दो, बिकॉज़ दे वांट 4 ईयर मोरेटोरियम, तो शेयर्स मांगे सरकार ने। तो नया पैटर्न क्या हो जाएगा कि समझो मेरे आपके शेयर गवर्नमेंट नहीं ले रही है, ये जो आदित्य बिरला और वोडाफोन ग्रुप है, उन्होंने अपने थोड़े-थोड़े शेयर्स गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ऐसा करके सरकार के पास 35% शेयर होल्डिंग वोडाफोन की आ गई, और बाकी सबकी पाई चार्ट आप समझते हैं, सबका दूसरे का शेयर इतना छोटा हो जाएगा। अब कंपनी से क्या फायदा है? हाउ डज़ गवर्नमेंट अर्न फ्रॉम दिस? क्योंकि सरकार को तो पैसा चाहिए था, नहीं तो शेयर दे दिए। अब समझो आपको शेयर होल्डिंग मिलती है तो क्या फायदे? 2 फायदे। अगर वोडाफोन प्रॉफिट करेगा तो ₹100 मान लीजिए डिविडेंड हुआ, तो उसका 35% तो गवर्नमेंट को जाएगा, क्योंकि वो 35% जितना शेयर होल्डर बन गया। और दूसरा, मान लीजिए वोडाफोन का शेयर अभी चला ₹40 का, और फ्यूचर में जब वो प्रॉफिट करेगा तो सेकेंडरी मार्केट में ₹60 का हो जाए, तो तब गवर्नमेंट के जो शेयर है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो सरकार वो सारे शेयर किसी और को बेच देगी, जियो वगैरह को, और उसके पास प्रॉफिट आ जाएगा। सो दैट इज हाउ गवर्नमेंट इज डूइंग दिस थिंग। अब इसमें समझो क्या होगा, 2021 से ये चालू हुआ है और 4 साल तक ये रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट वापस मांगेगी कि नहीं पूरा पैसा दो, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट ही था। तो यानी कि जब जब कॉलमनिस्ट को मौका मिलेगा वो इस पे टूट पड़ेंगे। आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है, उससे पहले आपने एग्जाम पास कर लेनी है, क्योंकि आफ्टर 4 ईयर तो कितना चले, 2021 से 4 का कितना 25-26 के अंदर वापस ये टूट पड़ेंगे, और उस वक्त हो सकता है गवर्नमेंट कुछ नया तीसरा इंस्ट्रूमेंट लेके आए कि अब हमको ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर दे दो, अनलेस यू हैव टू प्रिपेयर 2 मोर टॉपिक्स। तो जितनी जल्दी एग्जाम क्लियर करोगे तो पढ़ना कम पड़े। ऐसा ही आप जानते हैं अभी 16 फाइनेंस कमीशन आया, अरविंद पन्नागरिया उसके चेयरमैन है, मैं उसको भी कुछ काम सौंपा कि 2026 तक रिपोर्ट दे देना। हाँ, तो उससे पहले एग्जाम पास कर लेंगे, एक रिपोर्ट तय करेगा काफी है, फिर वरना लंबे हो जाएंगे वो सब करते। ये जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर भी कुछ और रिफॉर्म्स लिए गए कि पहले अप टू 49% एफडीआई ऑटोमेटिक अप्रूवल से मिलती थी, उसके ऊपर भी एफडीआई हो सकती थी, पर सरकार की मंजूरी यानी परमिशन लेनी पड़े। फिर सरकार ने रिफॉर्म यानी अब 100% ऑटोमेटिक दे देना, धन बाहर से कुछ पैसा है, तुम लोग अपना बिजनेस रिकवर कर सको, ये भी काम किया गया है। ओके, सो वी आर लर्निंग अबाउट दिस कम्युनिकेशन, ट्राई देख लिया, 2G, एजीआर और टेलीकॉम एक्ट देखा। फिर सब जनरल नॉलेज टाइप की चीजें। अमेरिका में एक ही नंबर है 911, तो आपको पुलिस, फायर, हेल्थ, कुछ सांप ने काट लिया, विमेन सेफ्टी या कुछ भी प्रॉब्लम है, सिर्फ एक नंबर है। इंडिया में अलग अलग नंबर होते हैं, 100, 100, 1108। तो सरकार ने ऐसा रिफॉर्म किया कि अब से एक ही नंबर होगा 112, उस पर कॉल करो और वो रिडायरेक्ट कर देगा जो डिपार्टमेंट है। सो दैट इज इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ERSS। फिर डिजिटल इंडिया, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी, इसका काम है सब सरकारी वेबसाइट वगैरह बनाना, ये 70s के जमाने में बनी। फिर मनमोहन सिंह सरकार आई तो ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान यानी एनईजीपी। फिर मोदी सरकार आई, उन्होंने कहा से इसको बंद, और इसको से बोलेंगे डिजिटल इंडिया मिशन, जो 2014 से हुआ। ये सारा ही पैसा यूनियन गवर्नमेंट देती है, स्टेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट मनी। अब मित्रों, ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है, इसके अंदर जो भी 6, 7, 8, 9 पिलर्स हैं, थोड़ा-थोड़ा आपने याद रखना है, एक बार एमसीक्यू में कुछ पूछा भी था। सबसे पहला ये डिजिटल इंडिया का मिशन है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। उसमें बात ऐसी है कि सब यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी को हाई स्पीड इंटरनेट, जिसकी स्पीड गीगाबाइट में हो पर सेकंड, ऐसा इंटरनेट सबको देंगे। दूसरा है भारतनेट प्रोजेक्ट, उसमें ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया जाएगा। तीसरा है घर तक फाइबर, वो ऐसा बिहार में कुछ इलेक्शन आने वाले थे, तो बिहार में सबको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन मिले ऐसा है। चौथा है पीएम वाणी, कि आपको आसानी से पब्लिक वाईफाई मिले, वो क्या है वो हम समझते हैं। पुराने जमाने में एसटीडी पीसीओ बूथ हुआ करते थे, कि आपके पास परमानेंट टेलीकॉम कनेक्शन घर पे नहीं है तो चिंता मत करो, वो दुकान पे जाओ, उधर उसका येलो कलर का ऐसा बॉक्स रहता है, एसटीडी से, एसटीडी से आप नंबर लगा सकते थे। तो ऐसा ही क्यों ना वाईफाई किया जाए, क्योंकि हर एक के पास जरूरी नहीं है कि घर पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट हो या उसके पास परमानेंट अनलिमिटेड डेटा प्लान हो। तो ऐसे जो भी किराना शॉप, टी स्टॉल वेंडर, कॉमन सर्विस सेंटर, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साइबर कैफे जैसे सेंटर होते हैं, इन सबको बोला गया अब से तुम्हें पब्लिक डेटा ऑफिस का स्टेटस देंगे, तुम ऐसा जो भी राउटर लगा देना और उधर से सब वाईफाई टेलीकास्ट होगा आसपास। और हमारी ये बहन है तो ये जाए तो हो सकता है इसमें कि 100 एमबी मान लीजिए फ्री हो, और फिर आप उससे ज्यादा चार्ज करो तो पर एमबी मान लीजिए जो भी 1 पैसा लगे 10 पैसा लगे। तो ऐसी जो ये चीज बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, पीएम वाणी, प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसके लिए जो भी सब्सिडी और नेटवर्क सपोर्ट वगैरह देगा। आपके कंपनी से मतलब क्या फायदा है? देखिए, जो ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे एयरटेल, बीएसएनएल, जियो वगैरह, तो उनको तो सब लाइसेंस फी देनी पड़े,
और पूरा नेटवर्क बड़ा सा तामझाम हो, तो यूजुअली उनके प्लान हो सकता है थोड़े महंगे हो कि सपोज 300 रुपीज़ फॉर एक्स अमाउंट ऑफ गीगाबाइट डेटा। लेकिन ये जो किराना वाला है, उसको ये पीडीओ का काम दिया गया, तो उसने तो कोई लाइसेंस फी देनी नहीं है किसी को, सीधा ये राउटर वगैरह लगाया, उसका वो केबल होगा। तो या तो वो सस्ते में या फ्री में कुछ दे पाए, तो आम लोगों तक इंटरनेट ज़्यादा आसानी से पहुँचे, ऐसी ये पीएम वाणी स्कीम है, प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। उसके बाद डिजिटल इंडिया में और भी पिलर्स हैं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क यानी स्वान, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की सब वेबसाइट और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट चलाएंगे। फिर एक मेघराज प्लेटफॉर्म है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग करेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सपोज एमएस वर्ड, तो वो आपके सीपीयू का पावर खा के चलता है। मान लीजिए जैसे गूगल डॉक्यूमेंट है, तो वो गूगल के सर्वर से काम करता है, आपका ब्राउजर में आप डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हो, तो सबको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ऐसा सरकार को खुद ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसका मेघराज या मेघराज प्लेटफॉर्म है। देन यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबिलिटी, मतलब गाँव-गाँव तक नक्शल एरिया तक मोबाइल फ़ोन कनेक्शन, मोबाइल टावर लगाएँगे। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, तो एक तो पीएम वाणी हमने देखा, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, वो कॉमन सर्विस सेंटर खोले, मतलब एक जात के साइबर कैफे होंगे अलग-अलग ग्राम पंचायत में, ताकि आपको मान लीजिए यूपीएससी का फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना है, किसी के पास कंप्यूटर और इंटरनेट ही नहीं, तो साइबर कैफे में जाना पड़े, तो ऐसा ग्राम पंचायत में साइबर कैफे होगा, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं। फिर और भी जैसे कंपोनेंट्स है डिजिटल इंडिया के, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, ये सब में होता क्या है कि बहुत सारे ऐप्स, वेबसाइट, पोर्टल बनाए जाते हैं, ताकि सरकारी काम आसानी से हो, करप्शन का स्कोप कम हो। क्या किया? फेस टू फेस कनेक्ट नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ, आप ऑनलाइन सब अप्लाई करते हैं। ऐसे हमने कुछ देखे थे, जैसे भारत कोष पोर्टल है, जहाँ से आप योजना कुरुक्षेत्र मैगज़ीन खरीद सकते हैं। सरकारी योजनाओं का पैसा आता है, उसका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफ एमएस पोर्टल है। ये सब यूपीएससी ने पीवाईक्यू में, सीडीएस एग्जाम वगैरह में पूछा भी है, और हमने पिलर 2 में बजट के साथ देखा भी है। इधर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑनलाइन स्पीड पोस्ट चेकिंग हो सके वगैरह, बहुत सारे पोर्टल यूज़ किए। डिजिटल इंडिया का छठा पिलर है इन्फॉर्मेशन टू ऑल, जैसे माईगॉव.इन। वो क्या है? ऐसा ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पर आप सरकार को सजेशन दे सकते हैं, अलग-अलग कॉम्पिटिशन होते हैं। एक बार यूपीएससी ने कॉम्पिटिशन किया कि हमारा नया लोगो डिज़ाइन करो, और जो जीतेगा उसको 5 लाख इनाम देंगे, या कुछ था ऐसा। तो मैंने भी जोश में आके वो डिज़ाइन किया था लोगो, पर फिर इन्होंने पूरा कॉम्पिटिशन ही कैंसल कर दिया। तो मेरा ये कहना, तो भाई तो फिर लिया ही क्यों था? और ये तो कम ही चीज़ है फिर भी। आप जानते हैं कई बार पूरी रिक्रूटमेंट कैंसल हो जाती है और लोगों की जवानी बर्बाद हो जाती है। क्या? तो दैट इज़ माय गो। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे जो कॉम्पिटिशन वगैरह है, आपके पास टाइम है वगैरह, आप कर दैट इज़ ओके, पर मेन चीज़ पे ध्यान दो, दैट इज़ गिविंग द प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सब बाबूशों के सपने कि मैं लोगो डिज़ाइन करूँ, मुझे 5 लाख का इनाम मिल जाए। मिल सकता है, बट द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्पेंड इन दैट, उतने में 2 चैप्टर और आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर डेटा.जीओवी, जहाँ पर सब सरकारी डेटा मिले। इग्नू, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सब स्टडी मटेरियल अपलोड करे, इसलिए पैसा दिया। किसानों को सब वेदर इन्फॉर्मेशन मिले, एम किसान पोर्टल है। तो ये सब क्या? इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल। फिर डिजिटल इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, उसकी जो पॉलिसी हम पिलर 4 बी में देख चुके हैं। फिर आईटी फॉर जॉब्स, मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोगों को इंग्लिश अवेयरनेस ज़्यादा हो, तो उनको उधर ही कॉल सेंटर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का क्यों ना कंपनी खोला जाए, उसके लिए सरकार की तरफ टैक्स सब्सिडी की मदद दी जाएगी, ताकि जॉब्स क्रिएट हो। फिर डिजिटल इंडिया का 9th कंपोनेंट है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, यानी कुछ जिसको प्रायोरिटी में जल्दी-जल्दी बना देंगे। जैसे सरकारी ऑफिस में आप जानते हैं, जो भी एम्प्लॉयी है टाइम पे नहीं आते, फिर थोड़ा ही काम करके भाग जाते हैं, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, अंगूठा लगाना होगा, वरना सैलरी नहीं मिलेगी। गुमशुदा बच्चों के लिए, लॉस्ट चिल्ड्रन के लिए खोया पाया पोर्टल, वहाँ उनका फोटो हो गया, आपने देखा है, आप नोटिफाई करो। चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट करनी है, तो उसके लिए पेंसिल पोर्टल। गूगल ड्राइव में आप अपना सब पीडीएफ फाइल वगैरह स्टोर करते हैं, तो उसी तरह अपना आधार कार्ड, मार्कशीट, ये सब क्या स्टोर कर सकते हैं? स्टोर तो कर सकते हैं, पर वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने फोटोशॉप से बना दिया हो कुछ भी, तो कैसे माने? तो ऐसा ऑथेंटिकेटेड गूगल ड्राइव, उसको क्या बोलोगे? कि जो आप दिखाओ तो सामने जो भी पुलिस ऑफिसर है कि हाँ, ओके, यू कैन गो, योर डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड। तो उसे हम कहते हैं डिजी लॉकर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी चलाता है। इट इज सिमिलर टू गूगल ड्राइव फॉर स्टोरिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार कार्ड, कॉलेज मार्कशीट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। तो ये भी है। तो ये जो डिजिटल लॉकर है, जहाँ मैंने आपको बताया, आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब स्टोर कर सकते हैं। तो क्या मुकेश अंबानी स्टोर कर सकते हैं? हाँ। क्या रिलायंस एज अ कंपनी स्टोर कर सकती है? तो पहले अलाउ नहीं था, क्योंकि पहले ये ऐसा था पोर्टल कि हाँ, इंसान कर सकता है, पर आर्टिफिशियल लीगल एंटिटीज। रिलायंस कंपनी, अदानी कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो पिलर 1 से याद करो। कंपनी एक्ट में रजिस्टर किया, तो वो भी इंसान है, कैसे? कृत्रिम, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं वगैरह, बट दे कैन नॉट क्रिएट दिस अकाउंट। लेकिन आपसे अलाउ किया है, मतलब ऐसी जो कंपनी है, तो कंपनियों के भी आप जानते हैं पैन कार्ड नंबर भी होते हैं, जीएसटी के नंबर भी होते हैं, बैंक स्टेटमेंट के नंबर भी होते हैं, तो वो सब उसमें वो स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। तो मेरे लिए कौन सी स्कीम है? ऑफ कोर्स हमको तो पता है, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, तो हम तो रट के जाएँगे। पर सपोज़ कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, तो उसको कैसे पता चले कि मैं फीमेल हूँ, मुझे मान लीजिए कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए ये वाली लोन चाहिए, मिलेगी कि नहीं? या मुझे स्टार्टअप चालू करना है, उसकी कौन सी स्कीम है? दे मे नॉट बी अवेयर। तो सरकार ने डिजिटल इंडिया में एक नया पोर्टल खोला है, माई स्कीम पोर्टल। वो ऐसा कि उसमें 3-4 चेकलिस्ट आपने क्लिक करना है कि सपोज़ आई एम फीमेल, माय एज इज सपोज़ 18, और फिर वो आपको जितनी भी आपके लिए एलिजिबल स्कीम्स हैं, वो सब दिखा देगा। उसमें आपको कौन सी चाहिए, यूपी की, तो आसानी से आपको मिल जाए। सो दैट इज़ माई स्कीम पोर्टल। इसके अलावा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आप हाईवे और ये सब तो समझते हैं, व्हिच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसी तरह डिजिटल कि फॉर एग्जांपल भाषिणी, ये ऐसा है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अलग-अलग डॉक्यूमेंट को आप भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओपन फॉर्ज, आरोग्य सेतु वो कोरोना के साथ जुड़ा कुछ ऐप था। तो क्या अगर रवांडा या इथियोपिया के लोगों ने बनाना है, तो फिर से इन्वेस्ट करना है पैसा? नहीं, वो उसका ओपन सोर्स सपोर्ट इधर दिया होगा, उसमें देख-देख के वो अपना बना ले। दैट इज़ ओपन फॉर्ज पोर्टल। ओएनडीसी हमने समझा था कि सपोज़ मैकडॉनल्ड का बर्गर ₹200 का हो, आप स्विगी से ऑर्डर करो, 250 का हो जाए, क्योंकि बीच में वो अपनी सब सर्विस डिलीवरी फी ज़्यादा मांगते हैं। ओएनडीसी में कितना 4% या 2% कम कमीशन होता है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी, ई-कॉमर्स के लिए। उसी तरह ओशन पोर्टल, वो आपको लोन चाहिए, तो आपका क्रेडिट रेकॉर्ड क्या है, उसका चेक करने के लिए सब पोर्टल है। उसी तरह ये संचित, आइस गेट, कस्टम के सब टैक्स वगैरह के पोर्टल हैं। बहुत और भी चीज़ें वो हैंडआउट में दी है, जनरल नॉलेज की बात है, जितना याद रख सके आप, देखना हैंडआउट में दिया है। तो हमने देखा 112 माइटी मिनिस्ट्री के बारे में देखा, डिजिटल इंडिया के बारे में देखा। अभी और भी मुद्दे हैं, 5G एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो वगैरह, वो भी समझते हैं। बेटर वी टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
3 more minutes. Thirty more seconds. फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ने से पहले वोटिंग लाइन कैन सी मी, कैन हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऊपर से वोट करें। शुभम, साहिल, अमित, हर्ष, शिवांगी, नवनीत, दिव्या, विकास, रेखा, ईशु, तबिश एंड अदर्स डांस रिजल्ट्स वी मूव फॉरवर्ड। तो बिजली, पानी, सड़क, मेरा सिटी, मेरा विलेज सब खत्म। कम्युनिकेशन आईटी हम देख रहे थे, ट्राई देख लिया, 2G एजीआर टेलीकॉम एक्ट देखा, 112 इमरजेंसी नंबर है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आप करेंगे, हैंड ऑफ डिजिटल इंडिया देखा। अब 5G और ये सब बातें और स्पेस टेक्नोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर ने भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। गूगल का एक प्रोजेक्ट था कि हीलियम बलून उड़ाएंगे और उधर से नीचे इंटरनेट टेलीकास्ट होगा, तो प्रोजेक्ट लून। फेसबुक ने कहा हम सोलर पावर ड्रोन उड़ाएंगे और उसकी मदद से नीचे इंटरनेट टेलीकास्ट करेंगे, अकेला प्रोजेक्ट, फिर उसको तो बंद करना पड़ा। इलॉन मस्क ने कहा कि मैं पूरी दुनिया के इर्द गिर्द 12,000 सैटेलाइट लगा दूंगा और उसमें से सब इंटरनेट टेलीकास्ट करूंगा, तो उसको हम कहते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क प्रोजेक्ट। सैटेलाइट इंटरनेट उसमें होता है कि आप उसका डिवाइस खरीदो और अपने घर के ऊपर लगा दो, जैसे डिश टीवी, टाटा स्काई लगाते हैं, और आपके ऊपर सीधा इंटरनेट आ जाए, कोई वायर की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा एयरटेल और बाकी कंपनियां भी कर रही हैं, अमेज़न भी कर रही है। वो पूरी लिस्ट आपके हैंडआउट में दी है, वो सब जनरल नॉलेज याद करके जाना। एक बार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, प्रोजेक्ट लून समटाइम्स इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू क्या? वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, सोलर पावर नहीं है, वाटर कंजर्वेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन या इंटरनेट है। तो ना समझो मित्रों, ये तो ऐसी चीज है 2016 जो मेरे हिसाब से अमंग द इजीएस्ट पेपर्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे वन लाइनर काफी थे और आप तुक्के मार के सब 50-50 करो तो वो भी आपके तुक्के सही लग जाते थे। आजकल तो ऐसा है नहीं, आज की तारीख में पूछना होता आप जानते हैं वो विकृत मजे लेने के लिए क्या करेगा, ऐसे 4-5 प्रोजेक्ट के नाम लिखा हो कि हाउ मेनी ऑफ दीस आर सैटेलाइट इंटरनेट। एनीवे, सो दैट इज यूपीएससी। बात चलती है 5G की। तो 4G में स्पीड होती है 6 to 7 Mbps। वो कौन से प्लैनेट पे होती है मुझे तो पता नहीं, मेरे फोन में आती नहीं, बट दैट इज द नंबर। 5th जनरेशन की होगी अप टू 20 Gbps। लेटेंसी मतलब सोर्स और जो सेंडर है, मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच कितना जल्दी डेटा आ जाके वापस आता है। लो लेटेंसी को मैं ज्यादा हार्ट इमोजी दूंगा क्योंकि वो ज्यादा अच्छी बात है। ड्राइवरलेस कार चलाई जा रही है तो समझो उसका जो सर्वर है उसके साथ वो जल्दी जल्दी करे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ड्रोन वो उड़ रहा है, डेटा कैप्चर कर रहा है कैमरा से, वो अपने ड्रोन पायलट को नीचे भेजेगा, जल्दी जल्दी आए तो आप तुरंत अटैक कर सकते हैं, वरना वो गाड़ियों में कहीं फंस जाए। टेली रोबोटिक सर्जरी, डॉक्टर कहीं और बैठा है और इधर पेशेंट का इलाज हो रहा है, वो रोबोट कर रहा है और उधर से वो इंस्ट्रूमेंट चला रहा है। तो ऐसे एडवांस लेवल कामों के लिए लो लेटेंसी वाला डेटा या इंटरनेट होना बहुत उपयोगी है, तो 5G इज वेरी यूजफुल। 5G में आप नेटवर्क स्लाइसिंग कर सकते हैं। नेटवर्क स्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क आपकी एक है, सपोज 1 टेराबाइट, पर आप उसके पार्टीशन करते हैं कि सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम है, डी ड्राइव में डॉक्यूमेंट है, ई ड्राइव में एंटरटेनमेंट और गेम्स है। तो फायदा क्या, मान लीजिए किसी कारण से डी ड्राइव या ई ड्राइव करप्ट हो गया, वायरस आ गया, तो भी आपका एक तो चलता रहे। उसी तरह नेटवर्क स्लाइसिंग में ये होता है कि पूरा इंटरनेट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो 5G टेक्नोलॉजी में आप उसके पार्टीशन कर सकते हैं कि एक पहला पार्टीशन है वो मोबाइल डिवाइस का इंटरनेट जाएगा, दूसरे में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब मैं सैमसंग के ऐप में कमांड दे दूं कि मैं घर पहुंच रहा हूं, लाइट चालू कर दो और एसी चालू कर दो, उसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और तीसरा स्लाइस या पार्टीशन होता है क्रिटिकल कम्युनिकेशन, ड्राइवरलेस कार, रोबोटिक सर्जरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कि उसी ड्राइवर उसको सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी मिलेगी, बाकी सबको बाद में मिलेगी। तो एक ही स्पेक्ट्रम या उसका जो वायर हो इसमें 3-4 पार्टीशन या स्लाइसिंग हो सकता है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क स्लाइसिंग। तो फिर इसमें तकलीफ क्या है? 5G की एक तो तकलीफ है, ये ज्यादा बिजली खाता है क्योंकि इसका टावर का कवरेज एरिया कम होता है, तो आपने पर स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा टावर बिछाने होंगे कंपेयर टू 4G, तो उस हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एरोप्लेन का अल्टीमीटर जिससे पता चले वो कितनी ऊंचाई पे है, तो 5G के सिग्नल उसको इंटरप्ट करते हैं, प्लेन क्रैश हो जाए ऐसा भी डर लगता है। तो ये तो सेट स्माइल हुए, बाकी इसको पोटेंशियल सिग्निफिकेंस क्या है? मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देके ऐसे 5G कंपैटिबल नेटवर्क राउटर्स, मोबाइल फोन ये सब प्रोड्यूस करेंगे, भारत को मजा आएगा। इसके लिए कुछ कमिटी भी बनाई है। फिर एक D10 क्लब है, वो B10 को बनाना है, उसमें भी इंडिया को मेंबरशिप मिली है, वो सब हम पिलर 3 में देख चुके हैं। और भी मुद्दे, चांस, चैलेंजेस वो हैंडआउट में आप देखना। 5G के लिए सरकार और क्या कर रही है? 5G हैकाथॉन, मतलब हैक करना ऐसा नहीं, वो कॉम्पिटिशन होगा, नए नए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बनाओ जिसमें 5G का यूज हो। वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कर रहा है। फिर अलग से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी जयशंकर, उनकी मिनिस्ट्री ने नेक्स्ट डिवीजन बनाया है, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। तो बाकी देशों के साथ कैसे हम 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के लिए कोऑपरेट करें, वो सब उसमें सीख रहे हैं। एक कंसेप्ट है राइट ऑफ वे। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का केबल जा रहा है और बीच में आपका घर है, तो क्या मना कर सकते हैं कि नहीं, इससे नहीं जाना चाहिए? यू कैन नॉट से दैट, क्योंकि ये टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कंपनी, इनको ऐसा लीगल राइट है कि वो पास कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। तो राइट ऑफ वे क्या, इट इज लीगल परमिशन ग्रांटेड टू टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस कंपनीज कि जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक और प्राइवेट लैंड पे बना सकते हैं। तो ऐसा ही सब अधिकार 5G को भी मिले कि उसका टावर लगाना है और कोई कहना ये एरिया में नहीं लग सकता वगैरह, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कंपनियों को लीगल राइट मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ वे फॉर 5G। सो वी आर लर्निंग अबाउट 5G। उसके बाद आता है मुद्दा कि ये सब पब्लिक डेटा है, उसे हम कैसे वेलफेयर कर सकते हैं, ई गवर्नेंस मॉडल एप्लीकेशन, वो सब मीन्स की चीजें जो हम लोग संडे पढ़ेंगे। ये सब होगा तो नीति आयोग आज हम एक 2-3 रिपोर्ट लिखने हैं। डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, डेपा।
अब वो सब उसमें बातें क्या होंगी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करो, डिजिटल प्राइवेसी प्रोटेक्ट करो, साइबर सिक्योरिटी, फिर कुछ गोपाल कृष्णन कमेटी थी, फिर कुछ डेटा आईटी का बिल आता है जाता, कुछ समझ नहीं आता कितने सालों से, वही सेम टू सेम आप इफ यू फॉलो द न्यूज़पेपर, डेटा प्रोटेक्शन बिल में ये तकलीफ है वगैरह, वो चलते रहता है। यूरोपियन यूनियन के अंदर सिमिलर चीज़ उसको कहते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर। तो इन सब में बात क्या होगी कि फेक न्यूज़ नहीं फैलनी चाहिए, अनऑथराइज्ड तरीके से पर्सनल डेटा शेयर नहीं होना चाहिए, भारत का डेटा भारत के सर्वर में होना चाहिए, ऐसी सब बातें होती हैं। जनता को, मीडिया को, रिसर्चर को बहुत सारा डेटा चाहिए। सरकारी डेटा कहाँ से मिले? एनआईसी की कुछ वेबसाइट होती है, नीति आयोग का अपना प्लेटफॉर्म है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपना पोर्टल बनाया है। इसका कोई अंत है नहीं भाई, वैसे हैंडआउट में दिया है आपको, याद रहे, ठीक है भाई, ठीक है, डोंट लेट्स सो मच स्लीप ओवर दिस। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं, पर आप समझो यू आर गोइंग ऑन अ वॉर, तो आपको गिन के चलना चाहिए कि भाई मैं अगर 100 सिपाहियों की प्लाटून लेके चल रहा हूं तो इसमें 15 लोग शहीद हो ही जाएंगे। सिमिलरली इफ आई ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू अदर सब्जेक्ट, मेरे दिमाग की मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड है। सो इट इज देयर। आगे मीडिया की बात है तो कुछ और भी ऐसी ईयरबुक इन्फॉर्मेशन है, वो आपके हैंडआउट में दी है, वो देख लेना। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया वो क्या प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करता है, न्यूज़पेपर वगैरह को, वो टेलीविजन को रेगुलेट नहीं करती। तो टेलीविजन वालों ने क्या किया, अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना दी है कि हम किसी रिटायर्ड जज को बोलेंगे तुम रेगुलेट करो। तो मीडिया, न्यूज़ मीडिया चैनल, ये टाइम्स नाउ वगैरह, उन्होंने बनाया न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन। एंटरटेनमेंट चैनल वालों ने बनाया अपना ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। उसी तरह डिजिटल न्यूज़ जैसे ये ललन टॉप वगैरह, उन्होंने अपना पद्मा नाम का एक रेगुलेटरी बॉडी बनाया है। और भी ऐसा है, वो सब आप कुछ तो मैंने हैंडआउट में दिया है, बट आप समझो वो एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि मैं आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं उसमें ज़्यादा घुस के लंबे लंबे नोट्स करूंगा तो इट विल बिकम इनसरमाउंटेबल। आपको रिवीजन करने के लिए भी और इकोनॉमी जो कोर रहना चाहिए उसके लिए भी, तो वो पॉलिटी के कोर्सेज, करंट अफेयर्स पीडीएफ के मैगजीन वगैरह में से आपको निपटाना इन चीज़ों को और डिटेल में, किसमें क्या क्या होता है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज क्या है, याद रहे उतना ठीक है, फिर नहीं याद रहे एक करना नहीं चाहिए, पर डू नॉट गिव अप इजीली कि भाई ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, वरना देवदास जैसी सिचुएशन हो जाए, पारो भी छोड़ दो दुनिया भी छोड़ दो, ऐसा भी। और भी कानून है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, वो क्या बोलता है कि सपोज कैंसर इज इनक्योरेबल डिजीज, तो फिर मतलब ऑफकोर्स क्योरेबल तो है, उसका सब सर्जरी वगैरह कर दो, पर कोई आपको कि ये गोली खा लो और नहीं होगा जिंदगी में कैंसर, या ये गोली खा लो और डायबिटीज कंप्लीटली क्योर, ये सब आप नहीं बोल सकते, वो बैन है। देन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, मतलब एड में वो सब अश्लीलता नहीं दिखा सकते, केबल टीवी नेटवर्क उसके अंदर कि सपोज ये गैम्बलिंग एप्स के आप नहीं चला सकते एड्स सब टीवी, सोनी टीवी वगैरह पे, उसके भी अलग अलग कानून है, वो आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए उसकी। ओटीटी क्या है? अब समझो ये इंटरनेट जा रहा है, तो नेटफ्लिक्स हॉटस्टार वगैरह क्या करे, उसी इंटरनेट से आपको सब फिल्म वगैरह दिखा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी। प्रश्न तो इसको कौन देखेगा, सेंसर बोर्ड देखेगा, कौन देखेगा? तो पहले इसका काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी देखता था, फिर अब से शिफ्ट कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो दैट इज ओटीटी। इसमें अभी भी सब कि इसमें ज्यादा अश्लीलता है, उसके अंदर ये सिगरेट वगैरह का नोटिफिकेशन आना चाहिए, जैसा फिल्मों में होता है एएयू वगैरह सर्टिफिकेशन इन पे होना चाहिए कि नहीं, वो सबकी कंट्रोवर्सी चलती है, वो असल में मीन्स का थोड़ा होता है, थोड़ा प्रीलिम्स का, उस हिसाब से देख लेना। फिर सेंसर बोर्ड के कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, नए जात के भी कुछ सर्टिफिकेट है, वो मैंने हैंडआउट में दिया है, सब देख लेना। टीआरपी क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरसी, वो निकालते हैं। वैसा कि सपोज स्टार उत्सव का टीआरपी ऐसा हो, मान लीजिए 10 लाख, और सब टीवी का हो या स्टार प्लस का मान लीजिए 8 लाख, इसका मतलब क्या कि स्टार उत्सव की ऑडियंस ज्यादा है, उसके शोज को ज्यादा लोग देखते हैं। दैट मींस ऐसा डेटा दिखा के स्टार उत्सव का सीईओ, ये जो भी टूथपेस्ट सोप वगैरह पान मसाला गुटखा कंपनियों को, कि भाई तुम्हें ऐड देना है मेरे चैनल पे तो तुमको ज्यादा लोग देखेंगे, और क्योंकि ज्यादा लोग देख रहे हैं तो मैं आपको पर सेकंड के ज्यादा पैसे भी मांगूंगा, क्योंकि मेरा टीआरपी ज्यादा है। सो दैट इज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। अब इसमें स्कैम या कंट्रोवर्सी ये हुई कि अर्नब गोस्वामी पे आरोप लगा कि इनकी जो चैनल है उसका टीआरपी ज्यादा ऊंचा दिखाने के लिए कुछ करप्शन किया था, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी बीआरसी, उनके लोगों को पैसा दिया था। यार ये तो सब पुरानी चीजें, और ऐसे भी स्कैम पूछने का कोई रिवाज पहले नहीं था। एक बार ये 2G स्कैम हुआ तो नीरा राडिया की टेप से, तो कौन सा पूछ लिया व्हाट इज नीरा राडिया, पर क्या उस स्कैम काम करने हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो लेनी थी, टीआरपी क्या होता है, सरकार ये नहीं बनाती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इसका ये इंप्लीकेशन होता है, थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। गिवन द खुजली ऑफ यूपीएससी, हर चीज की थोड़ी समझ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन आईटी के अंदर आगे बात आती है इसरो और स्पेस टेक्नोलॉजी, बहुत आसान है। इसरो तो चंद्रयान मंगलयान सब करती है, उनके पास पैसा है, सब मैन पावर है, पर अफ्रीका का कोई देश हो उनके पास इसरो जैसी संस्था नहीं, पर उनको भी कि नहीं हमें भी अब सैटेलाइट लॉन्च करना है अपना, हमें जो भी अपने शेयर मार्केट और फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, वेदर फोरकास्ट के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना है, बट वी डू नॉट हैव इसरो लाइक बॉडी, व्हाट टू डू? तो ये सब लोग जाएंगे अंतरिक्ष लिमिटेड के पास, जो एक प्रकार का दलाल है, एजेंट है, जैसे रियल एस्टेट एजेंट होता है, आपको रेंट पे मकान चाहिए तो आपके खुद ढूंढते फिरते हैं, उसको बोलेंगे नहीं विल हैव यू, तो बस कि हाँ मुझे इतना पैसा कमीशन दे दो मैं करवा दूंगा, और फिर अंतरिक्ष जाके इसरो को प्रोजेक्ट दे देता कि ये 500 करोड़ है इनका कर दो, और इसमें मेरे जो भी 5 करोड़ कमीशन था। सो दैट इज अंतरिक्ष। दूसरा, इसरो को अब सैटेलाइट बनाना है ऐसे अफ्रीका के कोई देश के लिए, अब बड़ी चीज हो चंद्रयान मंगलयान, तो वो खुद के इंजीनियर लगा के एकदम परफेक्ट काम करेगा, पर ऐसा हर एक का करते बैठा तो इसके पास इतने इंजीनियर नहीं होंगे। तो ऐसा जो भी छोटे छोटे सैटेलाइट बनाने हैं, उसका जो भी स्पेयर पार्ट, मदरबोर्ड, पुर्जे जब चाहिए, वो क्यों ना स्मॉल फर्म्स को एक काम सौंप दिया जाए कि तुम ये सब कर देना, लास्ट में हमारा इंजीनियर असेंबल कर देगा। सो देन इन सब छोटी छोटी कंपनियों के साथ कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए एक दूसरा दलाल है, यानी कि एजेंट, उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। वो क्या करेगा, इसरो चेयरमैन से बोले भाई ये अफ्रीका के पास सैटेलाइट बनवा दो, और उसके लिए जितना मैक्सिमम हो सके छोटी कंपनियों से काम करवा दे। सो दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। सो नाउ यू नो दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब समझते हैं ईयरबुक इन्फॉर्मेशन। प्राइम मिनिस्टर के नीचे सीधा ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, और याद रखना ये दिल्ली में नहीं बैठता, ये बेंगलुरु में बैठता है, और उसके नीचे संस्था है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बेंगलुरु में बैठती है। उसके नीचे दो कंपनियां जो मैंने अभी आपको बताई, अंतरिक्ष जो अफ्रीका से कॉन्टैक्ट लेके आएगा, और ये न्यू स्पेस इंडिया जो नीचे छोटी कंपनियों को आउटसोर्सिंग में काम दे देगा। सो दोस टू थिंग्स आर डन। और क्या चलता है भारत के अंदर, आप जानते हैं इलॉन मस्क जिसकी स्पेस एक्स कंपनी है, या रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्सी, ऐसी प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी में नहीं बन पाई, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम मदद करते हैं। तो उसके लिए सपोज इलॉन मस्क का अपना बड़ा सा सैटेलाइट लॉन्च पैड है, तो वो तो मन रात को 12 बजे उसको उड़ाना है, उड़ा सकता है, बाकी सब लोग तो भारत में नहीं कर सकते। तो ऐसे लॉन्च पैड तो इसरो के पास, जो भी वो श्रीहरिकोटा, सतीश धवन, XYZ, तो क्यों ना प्राइवेट कंपनी, जैसे आपको शादी का हॉल चाहिए आप रेंट पे ले लोगे केटरिंग वाले से, उसी तरह इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर कोई प्राइवेट कंपनी टाटा के हमको रेंट पे दे दो, हमारा सैटेलाइट हम खुद लॉन्च करेंगे, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर पाए, ये हमें करना है। उसके वास्ते एक और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। फिर ये सब जीआईएस मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, नक्शे पे सब प्लॉट करना, तो इकोनॉमिक सर्वे का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है डेवलपमेंट कितना हुआ। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट 2016 में देखो, ये जितने दिखते हैं इतने एयरपोर्ट थे, 1 2 3 4 5 6, 2021 तक आप देखो कितने सारे एयरपोर्ट बन गए, और इसके चलते वहां पर कितनी अच्छी कनेक्टिविटी, टूरिस्ट, वहां के जो लोगों को बाहर जाना है, सामान कुछ लाना है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फाइनेंशियल सर्विसेज, कितने सारे काम हो सकते हैं। अभी आपको पता होगा उल्फा नाम की जो उग्रवादी संगठन है, उसके भी एक दो अलग अलग फैक्शन है, तो एक फैक्शन ने गवर्नमेंट के साथ जो भी सीज फायर या हम अब हथियार डालते हैं, हमको उग्रवाद नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये सब हुआ होगा, अल्टीमेटली उनको पता चल गया होगा कि भाई हमको प्रोपेगेंडा करके जो रिक्रूट्स लाने थे वो कम आ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे एयरपोर्ट है, तो सोचो कितने सारे लोगों को टैक्सी ड्राइवर, होटल, टूरिज्म, टूरिस्ट गाइड, वो सब काम मिले होंगे, तो इतने लोग ही नहीं बचे जिनको वो प्रोपेगेंडा फैला के अपनी बड़ी सी कैडर या आर्मी बना सके।
तो ये सब डेवलपमेंट का धीरे-धीरे काम दिखता है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब या ट्विटर से कंज्यूम करेंगे डेटा, तो आपको लगे नहीं सब नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो नहीं रहा है, ये तो सरकारी कमी है ये वो। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि हर चीज़ का हमने ऐसा जीआईएस मैपिंग से समझना चाहिए कि कहाँ कितना डेवलपमेंट हो रहा है। सो देन इट कैन हेल्प। उसी तरह उसने पाया कि कोई एरिया के अंदर कितने नए गोल्फ क्लब बन रहे हैं, उसका मैपिंग करो, अपने आप पता चल जाएगा वहाँ कितनी प्रॉस्पेरिटी है। उस हिसाब से वहाँ जितना प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन करना है या बाकी भी जीएसटी वगैरह का पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यू कैन डू सम सर्वेलेंस। तो ये सब सैटेलाइट मैपिंग के एप्लीकेशन है। और इन सब के अंदर भी आप समझते हैं मैथ्स तो होगा, कार्टोग्राफी और जीआईएस मैपिंग में। अगर आप 2023 का निबंध का पेपर देखो, एक ऐसा पूछा गया निबंध कि मैथ्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजनिंग या लॉजिक। तर्क का संगीत है गणित। तो ये सब यही बना परसेप्शन से हम सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं हो रहा है, सरकारी कमी है वो। बट इफ यू गो थ्रू ऑल दिस डेटा सेट, देन यू रियलाइज भाई काम तो हो रहा है और अल्टीमेटली आउटकम भी कि ये जो भी उल्फा वगैरह को अपने रिक्रूट्स नहीं मिल रहे, प्रोपेगेंडा नहीं मिल रहा है, वो सीज़फायर पे आ गया। तो ये सब एनालिसिस हमें मैथ्स दिखाता है। तो यस इट इज हेल्पफुल, ये सब हम करना चाहिए। फिर आगे तो मीन्स की सब बात है। तो बिजली, पानी, सड़क, मेरा गाँव, शहर, विलेज, कम्युनिकेशन, आईटी हमने देखा। इसके बाद का मुद्दा इन्वेस्टमेंट मॉडल आज खत्म नहीं हो पाएगा, अपन चिंता नहीं करनी है। इसके समझो जो भी 10-15 पेज बचे हों, वो मेंस का क्लास जो संडे होगा उसमें मैं निपटा दूंगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, स्विच चैलेंज क्या है, पीएम गति शक्ति क्या, वायबिलिटी या फंडिंग क्या, से लेके बहुत कुछ। तो अभी आगे का कार्यक्रम क्या है, देखिए हम पिलर वाइज पढ़ रहे हैं। तो पहला पिलर मनी बैंकिंग फाइनेंस खत्म, बजट टैक्सेशन खत्म, इंटरनेशनल ट्रेड खत्म, चौथा पिलर भी खत्म, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी, इन्फ्लेशन वगैरह। और इन सबका प्रीलिम और मेंस दोनों हम निपटा चुके हैं अप टू पिलर 4। अभी हम पिलर 5 में ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 10-15 पेज बाकी है। वो मेंस का जो क्लास होगा संडे को, उसी के साथ में वो निपटा दूंगा, क्योंकि वो आधे घंटे पौने घंटे की काम है। तो अभी आगे का कार्यक्रम ध्यान से देखना, थोड़ा फर्क है इसमें। थर्सडे हमने लेक्चर लिया, यस। फ्राइडे कोई लेक्चर है नहीं, क्योंकि जो पढ़ना है वो थोड़ा ही पढ़ना है। वो हम लोग संडे मेंस का जो क्लास होगा उसमें देख लेंगे, पिलर 5 का मेंस का क्लास। सैटरडे एक लेक्चर है, पर वो इसमें से किसी बैच में नहीं है। वो जो कैंडिडेट इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए 2800 उनमें से जो भी अनअकैडमी के, उन सबकी ट्रेनिंग के लिए अलग से प्लस कोर्स चल रहा है। उसमें संडे सैटरडे शनिवार रात 9 बजे मेरे ख्याल से मेरा लेक्चर होगा। उसमें सब इंटरव्यू रिलेटेड पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमी वगैरह बात होगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम, अदरवाइज आप पहले ये सब चीजें निपटाइए। तो कोई ऐसा नहीं मुझे 2025-26 में करनी है, तो अभी कोई ऐसी तलवार नहीं कि अभी ये सिलेबस खत्म करो, तो टाइम है था जाना, अदरवाइज नीड नॉट कम। हाँ, तो ये अपना कार्यक्रम होगा। सो बेसिकली टुमारो नो लेक्चर, सैटरडे लेक्चर इन द इंटरव्यू बैच, यू कैन सिट इफ यू वांट। संडे लेक्चर यस मेंस का, जिसमें बाकी प्रीलिम का भी ये थोड़े पेजेस बचे वो निपटा देंगे। वेडनेसडे जो टेस्ट होगी वो एमसीक्यू की टेस्ट होगी। तो तब तक पिलर 5 आप सब पढ़ के खत्म करें। पिलर 5 के मेंस की टेस्ट बाद में होगी, पहले इतना आप करिए, वरना सारा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाए। 2 कोर्स अपने चलते हैं, वैसे सबको पता है, नए लोग आए उनको पता है। नेटफ्लिक्स जैसा अलग-अलग शो चलते हैं, बट यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा। प्रीलिम का कोर्स आप इधर बैठे, मेंस का कोर्स अलग है। क्वालिटी एंड प्रोग्राम नंबर 3 वो मेरी प्रोफाइल पे आप जाओ मिल जाएगा। तो संडे हम लोग उधर मिलेंगे, दैट इज द प्लान। बस आई एंड द क्लास हियर, सी यू अकॉर्डिंगली इन अपकमिंग डेज। बेस्ट विशेस, लेट्स